सोचो कि तुम अपनी जिंदगी एकदम नॉर्मली जी रहे हो, अपनी बहन के साथ तुम स्कूल जा रहे हो और अचानक से तुम्हारे ऊपर एलियंस हमला कर दे, जिस बीच में तुम्हारी बहन तुम्हारे पास से गायब हो जाए। तुम उसे ढूंढने के लिए यहाँ वहां भागो तो तुम्हें ये मालूम पड़ेगा कि तुम्हारे सामने एक लड़की आई है जो कि एक एलियन है, और ये कोई एलियन नहीं, ये एक स्पिरिट है और तुम्हें इस स्पिरिट को काम करना है और अपने वश में करना है। और वो करने के लिए तुम्हें स्पिरिट को अपने प्यार में पागल करवाना पड़ेगा, तब जाके ये तुम्हारे वश में आएगी और तुम्हारी बातें अच्छे से मानेगी। फिर जब तुम इसे बचा लोगे उसका तुम्हें ये मालूम पड़ता है कि जो ये तुम्हारे ऊपर एलियन का अटैक हुआ था और इसको बचाने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है, वो ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडर है वो कोई और नहीं, वो तुम्हारी खुद गायब हुई बहन है। तो तुम क्या करोगे? और अब तुम्हारे ऊपर हर जगह से ऐसे ही एलियंस और स्पिरिट्स हमले पे हमला कर रहे हैं, तो तुम उन्हें कैसे रोकोगे? वेल, यही स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर है, तो चलिए देखते हैं इसकी स्टोरी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं अभी ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस लेके आता रहूंगा चैनल के ऊपर। तो अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। स्टोरी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि दुनिया स्पेसक्वेक्स के जोरदार झटकों से हिला दी जाती है। उस वक्त जब यूरेशिया में सबसे बड़ा स्पेसक्वेक रिकॉर्ड किया गया है, जिसने 150 मिलियन लोगों की जान ले ली और उससे एरिया को मिट्टी में मिला दिया जहां ये वाकया हुआ है। जापान भी इससे महफूज नहीं रहा, लेकिन वक्त के साथ लोग इस खतरे के बावजूद अपनी मामूली जिंदगी गुजार रहे थे। उन्हीं लोगों में से एक लड़का शिडो इट्सुका, जो अपनी छोटी बहन कोटोरी इट्सुका के साथ रहता है। एक सुबह वो दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं जब उन्हें एक छोटे से स्पेसक्वेक की खबर मिलती है जो हाल ही में हुआ था। तो वो दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि स्कूल के बाद एक नियर बाय फैमिली रेस्टोरेंट में मिलेंगे, ये जाने बगैर के कोई शिडो का पीछा कर रहा है। शिडो जब स्कूल पहुंचता है तो उसका सामना उसी शख्स से होता है जो असल में उसका स्टॉकर निकलता है और वो के क्लास में ओरिगामी टोबीची के नाम से जानी जाती है। कुछ ही देर बाद स्पेसक्वेक इमरजेंसी अलर्ट पूरे शहर में अनाउंस होता है, जिसके बाद लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से एवैक्यूएशन करने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान शिडो को मालूम पड़ता है कि कोटोरी की जीपीएस लोकेशन अभी भी उसी फैमिली रेस्टोरेंट की है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शिडो अपनी बहन को लेने निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में एक अचानक आने वाले स्पेसक्वेक के झटके में आ जाता है और फिर स्पेसक्वेक से बने एक बड़े क्रेटर के बीच एक लड़की जाहिर होती है जो शानदार लैविशली डेकोरेटेड आर्मर पहने हुए है। वो पर्पल आर्मर वाली लड़की शिडो के सामने आती है और पूछती है, क्या तुम मुझे मारोगे? शिडो के जवाब देने से पहले ही अचानक आसमान से फ्लाइंग यूनिट्स नीचे आती है, जिनमें से एक बीच वाली यूनिट पूरी शिद्दत से उस मिस्टीरियस लड़की पर मिसाइल से हमला करने लगती है। लेकिन वो आर्मर्ड लड़की अपनी ब्लेड निकालती है और उसके तमाम हमलों को रोक देती है। कुछ देर बाद एक और अटैकर नीचे आता है और उससे लड़ने लगता है और उस वक्त शिडो और वो लड़की दोनों उस शख्स को पहचान लेते हैं। वो और कोई नहीं बल्कि ओरिगामी टोबीची खुद होती है। थोड़ी देर बाद ओरिगामी उस पर्पल आर्मर वाली लड़की से लड़ने के लिए तैयार होती है और उन दोनों के बीच होने वाली लड़ाई एक इतनी शॉकवेव पैदा करती है कि शिडो बेहोश हो जाता है। होश में आने पर शिडो खुद को एक मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने हुई औरत के सामने पाता है जिसका नाम है रेने मुरसामे होता है। रेने शिडो को बताती है कि वो अब फराक्सिनस पे है, एक रैटाटॉस्कर नाम के ऑर्गेनाइजेशन का वेसल, जहां उसे तब लाया गया जब वो बेहोश हो गया था। जब शिडो बहुत ज्यादा सवाल पूछने लगता है तो रेने उसे ब्रिज पर ले जाती है, जहां शिडो को पता चलता है कि फराक्सिनस की कैप्टन और कोई नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन कोटोरी है। कोटोरी उस मिस्टीरियस लड़की के बारे में बताती है जिसे वो स्पिरिट कहती है। शिडो महसूस करता है कि कोटोरी की शख्सियत अब पहले से बिल्कुल अलग है, लेकिन कोटोरी इस बात को हल्का सा मुस्कुराकर टाल देती है और समझाती है कि स्पिरिट असल में कौन है। कोटोरी के मुताबिक स्पिरिट्स वो चीज है जो किसी और दुनिया से आती है और जब भी वो जमीन पर आती हैं तो उनके साथ स्पेसक्वेक जरूर होता है। और जो लोग पहले उस स्पिरिट पे हमला कर रहे थे वो ESCT एंटी स्पिरिट टीम के मेंबर्स हैं, जो एक खास टास्क फोर्स है और जिनका काम है स्पिरिट्स से लड़ना। और तीसरा, कोटोरी बताती है कि स्पिरिट्स को बिना मारे भी डिफीट करने का एक तरीका है और इस काम के लिए उन्हें शिडो की जरूरत है। कोटोरी शिडो से कहती है कि वो अपनी आम जिंदगी में वापस लौट आए, लेकिन शिडो के पास अब भी कई सवाल होते हैं जिनके जवाब वो चाहता है और कोटोरी शिडो के जवाब देने के लिए तैयार हो जाती है। कोटोरी ये राज खोलती है कि उसने असल में अपना फोन फैमिली रेस्टोरेंट में ही छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद जब वो शिडो से अलग हुई थी तो अभी के वक्त में वो लोग 15,000 मीटर समुद्र की सतह से ऊपर हैं और उस आसमान में जो उस स्पेसक्वेक से बने हुए वॉइड जोन के बिल्कुल ऊपर है। अगले दिन रेने मुरसामे रायजन हाई स्कूल के स्टाफ में शामिल होती है, लेकिन सफर अजीब असर छोड़ती है और वो अपना तारुफ करते हुए ही सो जाती है और अपनी नई फिजिक्स टीचर की पोजीशन के दौरान। कुछ देर बाद शिडो रेने और कोटोरी दोनों से बात करता है कि रेने ने बायोलॉजी रूम को अपनी पर्सनल लेबोरेटरी बना दिया है। रेने समझती है कि रैटाटॉस्कर के किसी मेंबर का उसके आसपास रहना एक अच्छा ख्याल है, जबकि कोटोरी कहती है कि उसने उसके मिडिल स्कूल एजुकेशन के मामले में पहले ही कुछ इंतजाम कर लिया है। जल्द ही कोटोरी रेने से कहती है कि वो शिडो को वो ट्रेनिंग मॉड्यूल दिखाए जो उसे स्पिरिट्स के खिलाफ तैयार होने के लिए इस्तेमाल करना है, जो एक नया और अनोखा हथियार बनने के लिए है। जैसे ही वो मॉड्यूल लोड होता है शिडो हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि वो ट्रेनिंग मॉड्यूल असल में एक विजुअल नोवेल है जिसके जरिए उसे ये सीखना है कि कैसे एक स्पिरिट को अपने प्यार में गिराया जाए। इसी दौरान ओरिगामी शिडो से मिलती है और उसे स्पिरिट के साथ हुई लड़ाई के दौरान उनके अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर के बारे में बताती है। ओरिगामी शिडो से कहती है कि वो उस दिन उसके और स्पिरिट के बीच जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाए। कुछ देर बाद शिडो उस स्पिरिट के बारे में पूछता है तो ओरिगामी बताती है कि उसे उन स्पिरिट
स्पिरिट से निपटना पड़ता है क्योंकि 5 साल पहले एक स्पिरिट ने उसके फैमिली को मार दिया था और तब से वो अनाथ हो गई है। बिना सोए वो सारी रात कोटोरी के दिए हुए डेटिंग सिमुलेशन गेम को पूरा करता है और फिर अगले दिन सुबह शिडो स्कूल के लिए निकल पड़ता है और वो फिजिक्स प्रिपरेशन वाले रूम जाता है जहां वो लगभग एक इंटीमेट सीन में पड़ जाता है रेने के साथ, लेकिन असल में रेने उसके राइट ईयर में एक इनविजिबल ईयरपीस इंस्टॉल कर देती है। कुछ देर बाद कोटोरी वहां आ जाती है और ये अनाउंसमेंट करती है कि उसकी ट्रेनिंग का स्टेज तो अब शुरू होने वाला है। ये दूसरा स्टेज है जिसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूरी है और शिडो को अपने टीचर को अपने प्यार में गिराना होगा। ये काम शिडो के लिए काफी मुश्किल साबित होता है क्योंकि बात सिर्फ किसी को प्यार में गिराने की नहीं बल्कि अपने टीचर के साथ ऐसा करने की है। फिर भी कोटोरी उसे छोड़ देती है कि वो इसे पूरा करे क्योंकि इससे ये समझ में आएगा कि जब असल स्पिरिट्स उसका निशाना बनेंगी तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। सबसे पहले शिडो अपनी टीचर के ड्रेस की तारीफ करता है, लेकिन कुछ देर बाद रेने उसे गाइड करती है कि वो स्वीट टॉक इस्तेमाल करे जो उसकी टीचर पे ज्यादा असर करेगी। ये प्लान कुछ हद तक काम करता है, लेकिन रेने को अंदाजा नहीं था कि शिडो की टीचर का रिएक्शन इतने तेज होंगे कि वो शिडो से शादी करने का सोचने लग जाएगी। पर खुशकिस्मती से शिडो किसी तरह अपनी टीचर से बचकर निकल जाता है, लेकिन सीधा ओरिगामी से टकरा जाता है और इसी दौरान उसकी व्हाइट पैंटी का एक झलक देख लेता है। कोटोरी जो ओरिगामी की असल पहचान जानती है, ये सोचती है कि उसे भी शिडो की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाए। रेने के गाइड करने पर शिडो दोबारा कोशिश करता है कि ओरिगामी को अपने प्यार में गिराए। इस बार लगता है कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन शिडो की अपनी शर्मिंदगी के चक्कर में उसका फेक डेट एक असली डेट में बदल जाता है। कुछ ही देर बाद एक स्पेसक्वेक अलार्म पूरे स्कूल में गूंज उठा है और कोटोरी तुरंत शिडो से कहती है कि वो फराक्सिनस पर वापस लौट आए क्योंकि स्पेसक्वेक का एपिसेंटर खुद राइजन हाई स्कूल में डिटेक्ट हुआ है। कुछ घंटों बाद शिडो को दोबारा स्कूल के मकाम पर भेजा जाता है। कोटोरी फिर शिडो को उसके एक सोलो मिशन के बारे में बताती है जिसमें उसे उसी स्पिरिट से डील करना होगा जिससे वो पहले मिल चुका था, जिसका कोड नेम प्रिंसेस रखा गया है क्योंकि एएसटी जिसमें ओरिगामी भी शामिल है। एक छोटी सी पेप टॉक और अपने क्रू का तारुफ करवाने के बाद कोटोरी शिडो को उसके मिशन पर अकेला छोड़ देती है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लेना। फिर शिडो धीरे धीरे उस स्पिरिट के पास पहुंचता है, लेकिन वो स्पिरिट उसकी बात सुनने से इनकार कर देती है। राइटाटॉस्कर की गैल्गे स्टाइल एनालिसिस टीम की मदद के बावजूद शिडो खतरे के करीब बना रहता है। खुशकिस्मती से वो स्पिरिट उसे पहचान लेती है कि ये वही लड़का है जिससे वो पहले मिली थी और शिडो इस मौका का फायदा उठाता है उससे बात करने के लिए राइटाटॉस्कर की गाइडेंस के साथ। लेकिन राइटाटॉस्कर के दिए हुए चॉइसेस चीजों को बेहतर करने के बजाय और बिगाड़ देते हैं। उनके फैसलों से स्पिरिट गुस्से में आकर शिडो पर हमला कर देती है। आखिरकार शिडो खुद फैसला करता है और कहता है कि चाहे उसे बात में इंटरेस्ट हो या न हो, लेकिन वो उसे रिजेक्ट नहीं करेगा। उसी लम्हे वो रूथलेस स्पिरिट अचानक अपनी शख्सियत बदल लेती है और नॉन सीरियस अंदाज में शिडो के सीरियस बयान को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन धीरे धीरे वो शिडो के साथ अच्छे से पेश आती है क्योंकि उसके नजदीक शिडो पहला इंसान है जिससे उसने पहली बार बात की। कुछ देर बाद शिडो को पता चलता है कि उस स्पिरिट का कोई नाम नहीं है जिससे वो उसे बुलाए। तब एनालिसिस टीम दुनिया भर से अलग अलग आइडियाज लेकर एक नाम बताती है, टोमे, मगर उस स्पिरिट को ये नाम पसंद नहीं आता। इसी पर शिडो उसका नाम टोहका रखता है उस दिन के नाम पर जब वो दोनों पहली बार मिले थे, यानी 10 अप्रैल। टोहका अपना नया नाम सुनकर खुशी से मुस्कुराती है क्योंकि उसे ये नाम पसंद आता है। अचानक आसमान से गोलियों की बरसात होने लगती है जो सीधा टोहका पर गिरती है और शिडो उसे मुश्किल से बचाता है और अगर कोटोरी की तेज वार्निंग न मिलती तो वो भी उसमें फंस जाता। टोहका उसे कहती है कि वो उससे दूर हो जाए ताकि क्रॉसफायर में न आए, लेकिन शिडो उससे इनकार करता है और कहता है कि वो उससे बात करना चाहता है। आखिरकार टोहका उसकी बात मान ले लेती है और दोनों टूटी फूटी क्लासरूम में बैठ जाते हैं और बाहर से हो रही एएसटी की फायरिंग को नजरअंदाज करते हुए, क्योंकि टोहका का बैरियर उन्हें बचाता है। बातें करते हुए टोहका शिडो को बताती है कि उसे अपने बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं और न ही ये पता है कि वो जमीन पे कैसे आ गई। बस वो इतना जानती है कि हर बार जब वो आती है तो लोग उस पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान कोटोरी देखती है कि टोहका अब पहले से ज्यादा शांत है और वो शिडो को सिग्नल देती है कि ये ही सही वक्त है कुछ करने का। राइटाटॉस्कर की टीजिंग और चीयरिंग उसके कानों में गूंज रही होती है और शिडो फैसला करता है कि वो उनके प्लान पे अमल करेगा। उसी वक्त एंटी स्पिरिट टीम की फायरिंग रुक जाती है जब उन्हें पता चलता है कि एक सिविलियन उस स्पिरिट के साथ मौजूद है। जब उन्हें मालूम पड़ता है कि वो सिविलियन शिडो है तो ओरिगामी तुरंत नीचे आती है और टोहका की का सामना करती है और ओरिगामी की मौजूदगी टोहका के अंदर का आक्रोश जगा देती है और वो दोनों पर वार कर देती है। उस रात ओरिगामी मुश्किल से टोहका के हमले से बचती है और बाद में ओरिगामी का सुपीरियर ऑफिसर उसे उसके रेकलेस बिहेवियर पर डांट लगाता है और उसे सुरक्षित जगह ले जाया जाता है। शिडो भी जख्मी हो जाता है, लेकिन जब वो दोबारा राइजन हाई स्कूल में लौट कर आता है तो उसके दिल में अब भी कल रात के ख्याल चल रहे होते हैं। कुछ देर बाद एक आवाज उसे पुकारती है और टोहका उसके पीछे से सामने आती है, इस उम्मीद में कि शिडो अपना उससे किया हुआ वादा पूरा करेगा। शिडो के मशवरे पर टोहका अपना ड्रेस बदलने का फैसला करती है ताकि वो ज्यादा नॉर्मल और एक्सेप्टेड लगे और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ओरिगामी की तस्वीर को रेफरेंस बनाकर राइजन हाई स्कूल यूनिफॉर्म की कोकाफाई में की हुई वैसी ही कॉपी बना लेती है। इसके बाद शिडो और टोहका अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ते हैं और आखिरकार एक बेकरी तक पहुंच जाते हैं जहां टोहका का पहला रिएक्शन उसके भूखे पेट की आवाज होती है और फिर टोहका अलग अलग किस्म के खानों का मजा लेती है, जैसे कि सोयाबीन ब्रेड से लेकर हॉट डॉग्स तक, और इसी दौरान ये समझने की कोशिश करती है कि असल में डेट होता क्या है और क्या उनमें से कोई चीज जो उसने खाई वही डेट थी जिसका जिक्र शिडो कर रहा था। शिडो पूरी कोशिश करता है उसे समझाने की, लेकिन ये क्यूरियस स्पिरिट शहर के हर कोने में घूमती रहती है और ये सब शिडो के वॉलेट के लिए सरदर्द बन जाता है। उसी दौरान शिडो टोहका से पूछता है कि कल वो ओरिगामी के साथ लड़ाई के बाद अचानक गायब क्यों हो गई थी। टोहका जवाब देती है
कि वो एक दूसरी दुनिया में चली गई थी और वहाँ सो गई थी। उसके कहने पर शिडो को मालूम होता है कि जब भी टोहका या कोई स्पिरिट जागती है या वापस आती है तभी स्पेस क्वैक होता है और ये सब कुछ अनजाने में होता है, जानबूझकर नहीं। इसी दौरान ओरिगामी उन दोनों को दूर से छुपकर देख रही होती है। टोनोमाची से मिले हुए वाउचर्स की वजह से शिडो किसी तरह टोहका को एक काफी महंगा रेस्टोरेंट ले जाने में कामयाब होता है। वहाँ पहुंचकर शिडो हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि रेस्टोरेंट के कई एम्प्लॉयज असल में रैटाटॉस्कर के लोग हैं जो सब अंडरकवर होकर टोहका के इमोशनल लेवल्स को मॉनिटर कर रहे हैं। कोटोरी भी इनमें शामिल होती है। वो एक नया डिश सजेस्ट करती है जिसे टोहका अपने अकेले के दम पर ही खत्म कर देती है। उसके बाद कोटोरी शिडो से कहती है कि वो नजदीकी ब्रिज की तरफ जाए क्योंकि टोहका के खाने के बाद ही असली डेट शुरू होने वाली है। और फिर पता चलता है कि रैटाटॉस्कर के बाकी क्रू ने एक रेजिडेंशियल एरिया को पूरी तरह से फूड बूथ्स में बदल दिया है जहाँ शिडो और टोहका को एक ऑल एक्सपेंसेस पेड प्रोमो के जरिए ट्रीट मिलेगी। इसी बीच ओरिगामी जो उन दोनों का पूरा दिन से पीछा कर रही होती है अपने एएसटी के लिए डिप्लॉयमेंट ऑन ऑर्डर्स भी तैयार कर लेती है। दूसरी तरफ टोहका अपनी भूख को मिटा रही होती है। तकोयाकी, ओकोनोमियाकी, बर्गर्स, रेमन, सुशी और रैटाटॉस्कर के तैयार किए हुए हर खाने का मजा ले रही होती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि शिडो उसकी तरह नहीं खा रहा, पर शिडो उसे तसल्ली देता है कि वो भी उसी की तरह एंजॉय कर रहा है और इसके बाद टोहका उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ ले जाती है। दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में होते हैं। टोहका और शिडो कुछ देर बाद एक रैफल बूथ पर पहुंचते हैं जहां मिकीमोटो उन्हें ग्रैंड प्राइज विनर्स कहकर अनाउंसमेंट करता है और उनका प्राइज होता है एक ड्रीम पार्क ट्रिप। शिडो हैरान होता है कि ये ड्रीम पार्क असल में है क्या, लेकिन जैसे ही उसे थोड़ा अंदाजा होता है वो तुरंत टोहका से कहता है कि चलो हम कहीं और चलते हैं क्योंकि वो जगह कुछ ज्यादा ही लव होटल जैसी लगती है। लेकिन टोहका अपनी मासूम और जिद्दी सोच के साथ ये कहती है कि एक डेट का असल मतलब तो इसी जगह के अंदर समझा जा सकता है। फिर भी शिडो उसे वहां से ले जाता है और किसी और जगह की तरफ निकल पड़ता है। इसी बीच ओरिगामी अपना सीआर यूनिट सूट पहनती है और उन दोनों का पीछा करने के लिए तैयार होती है। दूसरी तरफ रैटाटॉस्कर के मेंबर्स वापस फैराक्सिनस पर लौटकर करंट सिचुएशन का जायजा लेते हैं। कुछ लोग अपने अपने मिशंस में बुरी तरह फेल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कोटोरी पूरे ऑपरेशन को एक सक्सेस करार देती है। लेकिन इसी वक्त वो ये महसूस करते हैं कि बारिश हो रही है जबकि आसमान में कोई रेन क्लाउड्स नजर नहीं आते। कोटोरी इस बात को हल्का सा इग्नोर कर देती है और ये भी सोचती है कि शायद ये उनके लिए एक एडवांटेज साबित हो। बारिश की वजह से टोहका और शिडो आसपास एक गेमिंग सेंटर में चले जाते हैं। पहले तो टोहका उसे देखकर समझती है कि ये शायद कोई एएसटी बेस है, लेकिन शिडो उसे तसल्ली देता है कि ये जगह बिल्कुल सेफ है। तभी उसकी नजर एक एचर मशीन पर पड़ती है जो ब्रेड शेप प्लस टॉयजर से भरी होती है। टोहका उस पर फायदा हो जाती है, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले उसे वो टेस्टी लुकिंग प्लस ब्रेड नहीं मिलता। कलोश करिश्मती से शिडो और टोहका मिलकर टीम बनाते हैं और दोनों की कोशिश करने से वो प्लस ब्रेड जीत जाते हैं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और दोनों एक नजदीकी प्लेग्राउंड जाकर आराम करते हैं। वहाँ टोहका शिडो को बताती है कि उसने कितना एंजॉय किया, लेकिन अब भी उसे समझ नहीं आता कि असल में डेट होती क्या है। तब शिडो उसे समझाता है कि डेट वो होती है जब एक लड़का और लड़की साथ बाहर जाते हैं और मजा करते हैं। शिडो की इस डेफिनेशन के बाद टोहका मुस्कुराती है और कहती है कि उनकी डेट तो बहुत कमाल की रही। इसी वक्त एएसटी दूर से सब कुछ मॉनिटर कर रही होती है और हैरान इस बात पर होती है कि टोहका जैसे स्पिरिट ने इस दफा स्पेस को पैदा किए बगैर ही अपनी मैनिफेस्टेशन की है। ये एक अजीब और अनोखा वाकया है, लेकिन बावजूद इसके स्नाइपिंग वेपन्स का इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी जाती है। अपनी डेट के कामयाब होने और ये जानकर कि दुनिया असल में एक खूबसूरत और मजेदार जगह है, टोहका बहुत खुश होती है। लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि उसकी हर मैनिफेस्टेशन के साथ वो खुद ही इस दुनिया को तबाह करती रही है। शिडो ये बात सुनकर मना कर देता है। उसके लिए ये मुमकिन ही नहीं कि टोहका को जमीन पर रहने का हक न हो। वो टोहका को तसल्ली देता है कि चाहे पूरी दुनिया उसे रिजेक्ट कर दे वो फिर भी उसके साथ खड़ा रहेगा। शिडो अपना हाथ टोहका की तरफ बढ़ाता है, लेकिन उसी पल उसे महसूस होता है कि कोई खतरा तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। एकदम से वो टोहका को धक्का देकर एक तरफ कर देता है और तभी ओरिगामी उस पर गोली चला देती है जो शिडो को लग जाती है। एक लम्हे के अंदर ही वो प्लश ब्रेड और शिडो के जिस्म का एक हिस्सा दोनों राख बन जाते हैं। ये सब कुछ टोहका के लिए एक बिजली की तरह गुजरता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर शिडो के खून पर पड़ती है तो उसका दिल टूट जाता है। उस वक्त उसे लगता है कि दुनिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोहका गुस्से और दुख से अपना एस्ट्रल ड्रेस, अदोनाई मालिक और अपना एंजल सैंडलफोन बुलाती है। फिर वो अपना अल्टीमेट वेपन हलवान हेलेव छोड़ देती है। एएसटी के मेंबर घबराकर पीछे हट जाते हैं, जबकि हलवान हेलेव अपने रास्ते में आने वाली पहाड़ी चट्टान को एक ही बार में 2 टुकड़े कर देता है। इसी बीच ओरिगामी जो अभी भी शॉक में होती है कि समझ नहीं पाती कि उसने अपने क्लासमेट पर फायर कर दिया है। इसी दौरान रैटाटॉस्कर भी एक बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। एक स्पिरिट के कायम होने से स्पेस टाइम को एक अलर्ट जारी कर दिया जाता है, लेकिन एवैक्यूएशन सिर्फ 6% तक ही मुकम्मल हो पाया है। इस हालत में अगर टोहका को शांत नहीं किया गया तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा और लोगों की जान जा सकती है। लेकिन इस बीच कोटोरी बिल्कुल सुकून से सबको तसल्ली देती है कि शिडो जिंदा है। अचानक से शिडो के जख्म पर एक आग जैसी रोशनी चमकती है और एक पल के अंदर ही उसके जख्म का कोई निशान नहीं रहता। ये देखकर कोटोरी शिडो को वापस लाने और टोहका को शांत करने के लिए फौरन प्लान एक्टिवेट करती है। दूसरी तरफ ओरिगामी को एहसास होता है कि उसने एक इंसान को मार दिया है। वहीं टोहका गुस्से और दुख से आग बन जाती है। ओरिगामी जो अब भी सदमे में होती है और वो स्पिरिट के गुस्से के सामने बिल्कुल बेबस होती है और उसे लगता है कि उसका अंजाम करीब है। लेकिन उसी वक्त टोहका का ध्यान शिडो पर पड़ता है और वो शिडो को जिंदा देखती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन वो शिडो को बताती है कि उसका फाइनल स्वॉर्ड अपनी क्रिटिकल लिमिट तक पहुंच चुका है और अब उसके अंदर जमा हुई एनर्जी रिलीज करना जरूरी है, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा। इसी दौरान कोटोरी शिडो से कांटेक्ट करती है और उसे याद दिलाती है कि उसने शिडो को सिखाया था कि एक
प्रिंसेस को कैसे बचाया जा सकता है। और फिर शिडो फौरन टोहका से कहता है कि उन्हें किस करनी होगी और फिर टोहका की क्यूरियोसिटी फिर से जाग उठती है और बिना किसी देर के वो खुद ही शिडो को किस कर लेती है। उस एक किस के बाद टोहका का पूरा स्पिरिट फॉर्म धुंध की तरह खत्म हो जाता है और उसके पीछे सिर्फ एक कमजोर टोहका रह जाती है जो अपना जिस्म शिडो के करीब लाकर उसे सब कुछ देखने से रोक लेती है। शर्म से लाल होती हुई टोहका धीरे से पूछती है, शिडो क्या तुम मुझे दोबारा एक डेट पर ले जाओगे? शिडो मुस्कुराता है और हाँ कहता है। उस पल टोहका के होंठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है जैसे उसके दिल से सारी उदासी मिटा दी गई हो। कुछ दिनों बाद जब सब कुछ शांत हो जाता है तो ये मालूम पड़ता है कि टोहका अब राजन हाई स्कूल में शिडो के साथ ट्रांसफर हो गई है और बारिश में डरते हुए शिडो एक मंदिर के पास से गुजरता है और फिर वहाँ से निकलकर स्कूल की तरफ चल पड़ता है। स्कूल में टोहका ने कुकीज बैक की होती है और वो ओरिगामी से झगड़ने लगती है इस बात पर कि किसने शिडो के लिए ज्यादा अच्छी कुकीज बनाई है और दोनों के बीच लड़ाई खत्म करने के लिए शिडो दोनों की कुकीज छक लेता है और बराबर तारीफ करता है ताकि कोई नाराज ना हो। लेकिन फिर भी दोनों लड़कियां अपनी कुकीज के अच्छे होने पर लड़ती रहती हैं। अगले दिन जब फिर से बारिश हो रही होती है और शिडो स्कूल जा रहा होता है तो वो उस श्राइन के पास से गुजरता है जहाँ उसने कल छोटी लड़की को देखा था। उसे वो सब याद आता है लेकिन वो आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो निकलता है एक ट्री के पीछे से वही पपेट योशिनो झांकर शिडो को देखते हुए मुस्कुराती है। बाद में घर पहुंचकर शिडो बाथरूम में जाता है और वहाँ टोहका को देखता है और वो हैरान होने के साथ ही टोहका के जोर का थप्पड़ खाकर दूर जा गिरता है। जब शिडो गुस्से में कोटोरी से पूछता है कि टोहका उनके घर में क्या कर रही है तो कोटोरी बताती है कि टोहका फिलहाल यहाँ टेम्पररी रहने वाली है क्योंकि शिडो ने उसकी पावर्स सील कर दी है। कोटोरी और रे ने ये भी समझाती है कि ये सब शिडो के लिए ट्रेनिंग का हिस्सा है ताकि वो आने वाली स्पिरिट्स के साथ डील करने के लिए और तैयार हो सके। कुछ देर बाद कोटोरी एक छोटी सी चाल चलती है। वो शिडो से उसे कहती है कि बाथरूम का बल्ब बदल दे, लेकिन जैसे ही शिडो अंदर जाता है वो फिर से टोहका को देख लेता है और इस दफा भी उसे जोर का धक्का पड़ता है और बाद में कोटोरी उससे पहले बात लेने पर जोर देती है। शिडो उसे स्पेशल बाथ बॉम्ब्स देकर ब्राइब करने की कोशिश करता है लेकिन कोटोरी नहीं मानती। पहले तो शिडो सोचता है कि टोहका बाथरूम में नहीं है लेकिन बाद में उसे अंदाजा होता है कि कोटोरी ने पहले से ये सब प्लान किया था ताकि शिडो अंदर हो और फिर टोहका बिना जाने वहां आ जाए। और जैसे ही टोहका बाथरूम में आती है शिडो को अंदर देकर शर्मा जाती है लेकिन उस शर्म के चक्कर में मजाक में शिडो को पानी में डुबो देती है। अगली सुबह शिडो नींद से उठता है और महसूस करता है कि उसके सामने कुछ अजीब सा है। जब उसकी आंख पूरी खुलती है तो उसे एहसास होता है कि वो टोहका के कमरे में उसके साथ सोया हुआ है। जैसे ही टोहका जागती है और ये देखकर शर्मा जाती है वो शिडो पर चीजें फेंकर उसे बाहर निकाल देती है। बाद में स्कूल में टोहका और ओरिगामी फिर से लड़ने लगी है। इस बार लंच के दौरान शिडो के साथ कौन बैठेगा उनकी ये बहस चल ही रही होती है कि स्पेस वैक अलार्म बज उठा है। तामाए सेंसेई फौरन सब स्टूडेंट्स से कहती है कि वो हमेशा की तरह सेफ शेल्टर की तरफ चले जाएं और टोहका जो अभी भी स्कूल और दुनिया के नियमों से अनजान थी उसने हैरान होकर शिडो से पूछा कि ये क्या हो रहा है। शिडो उसे स्पेस वैक के बारे में समझाता है कि जब ऐसा होता है तो सबको इवैक्यूएट कर दिया जाता है ताकि किसी को नुकसान न हो। इसी दौरान रेने क्लास में पहुंच जाती है। शिडो तुरंत समझ जाता है कि उसे क्या करना है। वो तामाए सेंसेई से कहता है कि वो टोहका का ख्याल रखे और फिर रेने के साथ क्लासरूम छोड़कर निकल जाता है जबकि टोहका की आंखों में चिंता और बेचैनी साफ नजर आती है कि शिडो कहाँ जा रहा है। फ्रैक्सिनस पर पहुंचने के बाद कोटोरी शिडो को कहती है कि इस दफा के स्पेस क्वेक का सबब वाकई एक स्पिरिट ही है। कोटोरी अपनी क्रू को कहती है कि वो जूम इन करे ताकि उन्हें उस स्पिरिट की क्लियर इमेज मिल सके। जैसे ही स्क्रीन पर तस्वीर उभरती है शिडो हैरान रह जाता है क्योंकि यही वही छोटी लड़की की इमेज होती है जो उसे कल मंदिर में मिली थी। कोटोरी को भी ये सुनकर हैरानी होती है कि शिडो पहले ही उस स्पिरिट से मिल चुका है और वो भी तब जब उसे पता चलता है कि वो मुलाकात किसी स्पेस वैक अलर्ट के बगैर हुई थी। फिर कोटोरी शिडो को स्पिरिट के बारे में बताती है कि वो बाकी स्पिरिट्स की तरह नहीं है बल्कि एक शांत स्पिरिट है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन उसी पल एएसटी स्क्वाड मौका मिलते ही अटैक करना शुरू कर देती है और जो अभी तक बिल्कुल मासूम और शांत थी वो गोलियों से बचने के लिए भागने लगी है। शिडो ये देखकर शॉक रह जाता है कि एएसटी एक छोटी लड़की मासूम स्पिरिट पर भी गोलियां चला रही है और तभी कोटोरी उसे एक सख्त भरी आवाज में कहती है, शिडो चाहे कोई स्पिरिट कितनी भी मासूम या शांत क्यों न लगे एएसटी के लिए वो सिर्फ एक निशाना है। उनका मिशन हमेशा एक ही होता है कि स्पिरिट्स को मार देना। अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि एएसटी कुछ देर तक स्पिरिट का पीछा करती रहती है लेकिन आखिरकार उसका पता खो देती है। इसी दौरान फ्रैक्सिनस की क्रू उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेती है। शिडो फौरन कोटोरी से कहता है कि वो उसे नीचे भेजे ताकि वो उससे बात कर सके और कोटोरी उसके इस फैसले से खुश होती है और फौरन शिडो को उस लोकेशन में ट्रांसपोर्ट कर देती है। शिडो मॉल के अंदर सन्नाटे भरी राहों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है और कुछ देर बाद कोटोरी अपने कम्युनिकेशन लिंक से शिडो को बताती है कि उसका पहला जवाब क्या होना चाहिए। लेकिन शिडो थोड़ा शर्माकर सिर्फ इतना कहता है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। ये सुनकर पपेट जोर से हंस पड़ता है। शिडो अपना तारुफ कराता है, मैं शिडो इट्सुका हूँ, जिस पर पपेट फिर कहता है मैं योशिनोन हूँ। तब शिडो पूछता है ये नाम तुम्हारा है या इस पपेट का। ये बात सुनकर योशिनोन एकदम नखरों और हंसी के साथ रिएक्ट करती है, तुम क्या कहना चाह रहे हो। शिडो उसके तेज रिएक्शन को देखते ही अपनी बात जल्दी से बदल देता है ताकि बात बिगड़ने न जाए। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टोहका बेचैनी से शिडो के बारे में पूछती है कि वो स्पेस वैक के दौरान कहाँ चला गया। तामाए सेंसेई उसे समझाने की कोशिश करती है, पता नहीं टोहका लेकिन मुझे यकीन है शिडो ठीक होगा। लेकिन जब तामाए सेंसेई ये कहती है और मुड़कर देखती है तो टोहका वहाँ से गायब होती है। वो भाग चुकी होती है और मॉल के बाहर ओरिगामी और उसकी सीनियर रियोको अलर्ट खड़ी होती है इंतजार करते हुए कि कब वो बाहर निकले। रियोको सोच में पड़ जाती है, क्या ये इतने बड़े कोइंसिडेंस का मामला हो सकता है कि एक लड़की जो स्पिरिट टोहका जैसी दिखती है। मॉल के अंदर शिडो अभी भी योशिनोन के साथ है। वो उसे वार्निंग देता है कि पास खड़ा जंगल खतरनाक है, मगर उसके बोलते ही छोटी लड़की फिसल कर गिर पड़ती है सीधा शिडो के ऊपर और उनके होंठ एक पल के लिए टकरा जाते हैं। योशिनोन तेज से उठ
जाती है, जबकि शिडो लाल पड़कर बार बार माफी मांगता है। मैं माफी चाहता हूँ, ये गलती से हुआ। इसी बीच कोटोरी का अर्जेंट कॉल आता है। शिडो, तुम्हारे पास कोई आ गया है, तुरंत देखो। शिडो जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। टोहोका कुछ ही दूर खड़ी है और उसका एक्सप्रेशन गुस्से और उदासी से भरा है। टोहोका, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही टोहोका फट पड़ती है। मैं इतनी परेशान थी तुम्हारे लिए और तुम यहाँ किसी और लड़की के साथ। कोटोरी तुरंत फैराक्सिनस से वार्निंग देती है। टोहोका के इमोशनल लेवल्स डेंजरसली अनस्टेबल हो जाते हैं और उसकी स्पिरिट पावर्स वापस आ जाती हैं। शिडो घबरा जाता है। कोटोरी, मैं क्या करूं? लेकिन तब तक टोहोका सीधा योशिनोन के सामने आ जाती है। योशिनोन अपनी हमेशा वाली शरारती आवाज में एक बड़ी गलतफहमी पैदा करती है। शिडो ने तो कहा था कि उसे अब टोहोका पसंद नहीं, वो तो मुझे ज्यादा पसंद करता है। टोहोका के चेहरे का रंग एक पल में बदल जाता है। क्या कहा तुमने? शिडो हाथ उठाकर बीच में बोलने की कोशिश करता है। टोहोका, ये सच नहीं है ये। लेकिन योशिनोन उसकी बात काटकर और उल्टा ताना मार देती है। देखा, शिडो तो मेरी तरफ ही देखता है अब। ये सुनकर टोहोका का पेशेंस टूट जाता है। उसकी ऑरा हिलने लगती है और वो गुस्से में पपेट को पकड़ लेती है। अपनी बात वापस लो, अभी के अभी। योशिनोन, वो छोटी सी लड़की उठती है और टोहोका से कहती है कि उसे उसका पपेट वापस दे दे। शिडो फौरन टोहोका से कहता है कि वो पपेट योशिनोन को वापस कर दे, पर टोहोका उसकी बात को गलत समझ लेती है और सोचती है कि शिडो ने योशिनोन को चुना है। अचानक योशिनोन अपने एंजल जादेकेल को बुला लेती है और उसके इर्द गिर्द सब कुछ फ्रीज हो जाता है। कोटोरी फौरन शिडो को हुक्म देती है कि वो वहां से तुरंत निकल जाए, क्योंकि योशिनोन ने तेज बर्फ के तीले टोहोका पर बरसा दिए हैं और शिडो वक्त पर टोहोका को हटा लेता है। योशिनोन फिर पूरी जगह को तोड़ फोड़ कर चली जाती है, लेकिन उसे एएसटी एंटी स्पिरिट टीम देख लेती है और फौरन उस पर फायरिंग करने का हुक्म देती है। जादाकेल उस वक्त एक अचानक ठंडी हवा का तूफान पैदा करता है, जिसकी वजह से योशिनोन उस दौरान वहां से बचकर निकल जाती है। जब वो उनकी नजरों से ओझल हो जाती है तो रियोको ओरिगामी और पूरी टीम को हुक्म देती है कि वो अपने बेस पर वापस लौट जाए और जाने से पहले ओरिगामी जमीन पर कुछ पड़ा हुआ देखती है। वहीं दूसरी तरफ शिडो परेशानी से टोहोका से पूछता है कि क्या वो ठीक है, तो टोहोका उसको जवाब देती है कि वो ठीक है और शिडो से कहती है कि उसे अकेला छोड़ दे, क्योंकि वो अभी भी पहले वाली योशिनोन की गलतफहमी से नाराज होती है। जब शिडो उससे बात करने की कोशिश करता है तो टोहोका उसे दूर धकेल देती है। फिर धीरे से शिकायत करती है कि शिडो को दूसरी लड़की उससे ज्यादा पसंद है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इत्सुका रेजिडेंस में शिडो टोहोका के कमरे के दरवाजे पर नॉक करता है और उससे कहता है कि वो अपनी बात समझाना चाहता है, लेकिन टोहोका अभी भी पहले वाली बात से उदास होती है और मना कर देती है। बाद में एक डाइनर पे रेने टोहोका से पूछती है कि क्या बात है, फिर अंदाजा लगाती है कि ये शिडो और उस छोटी लड़की से जुड़ी हुई बात है, पर टोहोका फौरन इनकार करती है कि इसका शिडो से कोई लेना देना नहीं। लेकिन रेने फिर भी समझती है, तो टोहोका फिर मानती है कि उसे खुद भी नहीं समझ आ रहा कि वो अभी इतने बुरे मूड में क्यों है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि शहर के किसी और कोने में शिडो जो ग्रोसरी शॉपिंग करके वापस घर जा रहा होता है, तो वो एक शॉर्टकट लेने के लिए एक गली से गुजरता है। वहाँ उसकी नजर योशिनोन पर पड़ती है, जो जमीन पर कुछ ढूंढ रही होती है। शिडो उसका नाम लेता है, जिससे वो छोटी लड़की घबरा जाती है और भागने लगती है। शिडो उसे रुकने के लिए कहता है और देख लेता है कि उसके पास उसका पपेट नहीं है। योशिनोन फिर शिडो की तरफ भागती है और शिडो समझ जाता है कि वो अपना पपेट ढूंढ रही है। और फिर वहाँ डाइनर में वापस टोहोका कहती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिडो किसके साथ है, क्योंकि ये उसका मसला नहीं है। लेकिन फिर भी वो मानती है कि शिडो को योशिनोन के साथ देखकर उसे बहुत बुरा लगा। टोहोका बताती है कि जब पपेट ने ये तंज किया कि शिडो योशिनोन की ज्यादा परवाह करता है, तो उसको अपने अंदर एक खालीपन महसूस हुआ, जैसे वो बिल्कुल अकेली हो। वो रेने से कहती है कि उसे इस बात ने उदास किया है और वहीं शिडो को ये अंदाजा होता है कि योशिनोन ने अपना पपेट तब खोया था जब वो पिछले दिन एएसटी से भाग रही थी। वो ये बात कोटोरी को बताता है। कोटोरी उससे कहती है कि उस वाकया का वीडियो फीड स्कैन करे, लेकिन शिडो को ये भी मशवरा देती है कि वो खुद पपेट ढूंढने की जिम्मेदारी ले, ताकि उस छोटी लड़की का ध्यान सिर्फ उस पर बना रहे। शिडो फिर योशिनोन से कहता है कि जब वो तैयार हो तो वो लोग ढूंढना शुरू करेंगे। तब वो छोटी लड़की शिडो को बताती है कि उसका असली नाम योशिनो है और जो पपेट वो ढूंढ रहे हैं उसका नाम योशिनोन है। जब योशिनो वहां से जाने लगती है तो शिडो उसे अपनी छतरी दे देता है और रेने टोहोका को तसल्ली देती है कि उसमें कोई खराबी नहीं है। रेने टोहोका को समझाती है कि शिडो और योशिनो के बीच जो किस हुआ था वो एक हादसा था, पर टोहोका फिर भी इस बात पर यकीन नहीं करती और रेने उसे याद दिलाती है कि शिडो ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचाया था जब योशिनो ने अपना होश खो दिया था, और ये बात टोहोका को माननी पड़ती है। और अगले सीन में शिडो और योशिनो मॉल के टूटे हुए हिस्सों में योशिनोन को ढूंढते रहते हैं, जब तक कि योशिनो के पेट से आवाज आनी शुरू होती है। शिडो उससे पूछता है कि क्या वो भूखी है, जिसे वो फौरन इनकार करती है, लेकिन अगले ही पल उसका पेट फिर से जोर से गूंज उठा है, जिससे वो शर्मिंदगी महसूस करती है। तब कोटोरी शिडो से राब्ता करती है और कहती है कि अभी के लिए बेहतर होगा कि वो थोड़ा आराम करें और कुछ खा ले, ताकि शिडो को योशिनो से कुछ सवाल करने का मौका मिल सके। इत्सुका घर पर शिडो और योशिनो के लिए खाना बनाता है और कहता है कि लगता है उसे योशिनोन से बहुत लगाव है। योशिनो जवाब देती है कि योशिनोन उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसकी पर्सनल हीरो दोनों है, जिससे शिडो हैरान हो जाता है। योशिनो कहती है कि वो भी योशिनोन जैसी बनना चाहती है, जो कि बहादुर और मजबूत हो, लेकिन फिर वो कहती है कि वो बिल्कुल उस जैसी नहीं बनेगी। इस पर शिडो उसे तसल्ली देता है और कहता है कि उसे वो जैसी है वैसी ही पसंद है। ये सुनकर योशिनो शर्मा जाती है। शिडो पूछता है कि क्या हुआ, तो योशिनो कहती है कि उसे आज तक किसी ने ये बात कभी नहीं कही और वो शिडो का शुक्रिया अदा करती है। और फिर खाने के बाद शिडो योशिनो से पूछता है कि वो एसटी के खिलाफ कभी लड़ती क्यों नहीं, तो योशिनो कहती है कि उसे लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं, और वो आगे बताती है कि जब भी वो डरती है उसका जिस्म जम जाता है, वो हमेशा से ऐसे ही रही है। उसकी बात सुनकर शिडो उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि वो उसकी हिफाजत करेगा और योशिनोन को ढूंढ निकालेगा, लेकिन अब उसे अपनी पपेट पर भरोसा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब से शिडो ही उसका हीरो था। और फिर योशिनो शिडो का शुक्रिया अदा करती है।
है। शिडो फिर कल उनके बीच हुए वाकया के लिए माफी मांगता है, लेकिन उसके बाद वो योशिनो की पावर्स सील करने के लिए उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी टोहोका वहां आ जाती है शिडो से माफी मांगने के इरादे से, लेकिन उसे शिडो और योशिनो दोनों एक साथ दिखते हैं, जिससे शिडो परेशान हो जाता है। योशिनो टोहोका को देखते ही गायब हो जाती है और जब शिडो कुछ समझाने लगता है तो टोहोका गुस्से में वहां से चली जाती है। कोटोरी उस वक्त शिडो से राब्ता करती है और बताती है कि उन्हें योशिनोन का पता लग गया है। उसके बाद टोहोका अपने कमरे जाकर अपना गुस्सा तकिए पर निकालती है। कुछ देर बाद शिडो ओरिगामी से मिलने जाता है और कोटोरी शिडो को बताती है कि योशिनोन उसने ही उठाया था जब सब कुछ खत्म हुआ था, लेकिन बात करते हुए शिडो का कोटोरी से कम्युनिकेशन अचानक से टूट जाता है। जब शिडो ओरिगामी के कमरे में पहुंचता है और घंटी बजाता है तो दरवाजा अचानक खुल जाता है और उसके सामने ओरिगामी मेड आउटफिट पहने हुए होती है, जिसे देखकर शिडो हैरान रह जाता है और ओरिगामी उससे कहती है कि वो उसे उसके पहले नाम से बुलाए। इसके बाद ओरिगामी शॉवर लेने चली जाती है और शिडो को मौका मिलता है योशिनोन ढूंढने का। ओरिगामी के कमरे के लगभग हर कोने में तलाश करने के बाद शिडो आखिरकार पपेट को ढूंढ ही लेता है और अचानक ओरिगामी अपना शॉवर खत्म करती है और सिर्फ एक तौलिया पहने हुए शिडो के पास आती है, जिसे देखकर शिडो पूरी तरह शर्मा जाता है। पर कोटोरी और उसकी टीम शिडो के साथ कम्युनिकेशन दोबारा एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं और फिर शिडो ओरिगामी से पूछता है कि क्या तुमने कभी स्पिरिट्स से बात की है। ओरिगामी हैरानी से पूछती है कि वो क्या कहना चाहता है, तो शिडो कहता है कि हाँ, उसने उनसे बात की है। ये सुनकर ओरिगामी के चेहरे पर शौक और यकीन न आने वाला असर होता है। ओरिगामी उसे चेतावनी देती है कि स्पिरिट्स से बात करना खतरनाक है, लेकिन शिडो पुरसुकून लहजे में कहता है कि सब स्पिरिट्स बुरे नहीं होते, जैसे टोहोका और योशिनो वो दोनों अच्छी हैं और वो योशिनो की मदद करेगा। साथ ही ये भी कहता है कि वो टोहोका को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। शिडो फिर ओरिगामी से कहता है कि वो उससे वादा करे कि वो अच्छे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। शिडो उससे कहता है कि उसे पता है कि ओरिगामी भी दिल से एक अच्छी इंसान है, लेकिन ओरिगामी उसे याद दिलाती है कि चाहे वो स्पिरिट्स अच्छे भी क्यों ना हो, लेकिन स्पेस क्वैक्स का सबब तो वही है। इसी दौरान ओरिगामी का फोन बजता है और वो फौरन निकलने लगती है और जाने से पहले शिडो उससे कहता है कि अगर योशिनो की पावर्स खत्म हो जाए तो वो उस पर हमला न करे, लेकिन ओरिगामी उससे कहती है कि वो अपने ऑर्डर्स का पालन करेगी, चाहे जो भी हो जाए। शहर के किसी कोने में योशिनो पर एएसटी के लोग हमला कर रहे होते हैं और उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो उनसे बचने की कोशिश करती है, लेकिन रियोको उसे घेर लेती है और कुछ देर के लिए उसे गिराने में कामयाब होती है। जैसे ही रियोको उस पर फायरिंग करती है, वो योशिनो को बुला लेती है, जिससे उसके इर्द गिर्द का एरिया जम जाता है, लेकिन एएसटी फिर से उस पर गोली चला देती है। इस दफा योशिनो जवाब में 2 एएसटी मेंबर्स के प्रोटेक्ट टेरिटरी को फरीज कर देती है और अब सिर्फ ओरिगामी और रियोको उसका पीछा जारी रखते हैं। भगते हुए योशिनो को शिडो की आवाज जो सुनाई देती है, वो रुकर देखती है और उसे शिडो नजर आता है। जब शिडो उसे योशिनो वापस देने जा रहा होता है तो ओरिगामी योशिनो पर फायर करती है और जिससे उसके एंजल को लग जाता है, तो वो घबरा जाती है। रियोको शिडो को चेतावनी देती है कि वो वहां से निकल जाए क्योंकि हालात बहुत खतरनाक है, क्योंकि इस दफा सीधा शिडो के सामने ब्लास्ट होने वाला होता है। और दूर से टोहोका ये सब देखती है और शिडो को खतरे में देकर उसको बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बावजूद वो सेल्फ फेल हो जाती है। आखिरकार वो वक्त पर अपना एंजल बुला लेती है और शिडो को उस हमले से बचा लेती है। योशिनो फिर से भाग जाती है, जबकि एएसटी अब भी उसके पीछे है। इसके बाद टोहोका शिडो के पास आती है और अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है, लेकिन शिडो उसे माफी मांगता है और कहता है कि उसकी मदद करे योशिनो को बचाने में। और टोहोका ये सुनकर उदास हो जाती है, जबकि योशिनो अभी एएसटी के जाल में फंसी हुई है। शिडो फिर पूरी गलतफहमी दूर करता है और टोहोका को बताता है कि योशिनो भी एक स्पिरिट है। ओरिगामी योशिनो पे आखिरी वर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन योशिनो अपने एंजल की मदद से खुद को आजाद कर लेती है। शिडो टोहोका से कहता है कि उसने योशिनो से वादा किया था कि वो उसकी हिफाजत करेगा, लेकिन वो अकेला ये नहीं कर सकता, इसलिए वो टोहोका से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी मदद करे। शिडो की बातें सुनकर टोहोका का दिल पिघल जाता है और वो फैसला करती है कि वो उसकी मदद करेगी। और इसी दौरान योशिनो के एंजल से निकली हुई बर्फानी आंधी पूरी जगह छा जाती है, जिससे एएसटी के लिए हमला करना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ओरिगामी अपना रियलाइजर इस्तेमाल करके पास की एक बिल्डिंग को हवा में उठा लेती है, ताकि जैसे ही ब्लिजर्ड कम हो वो उस पर वार कर सके। लेकिन उसकी कोशिश बेकार जाती है, क्योंकि वो बिल्डिंग एक अजीब सी ताकत से चूर चूर हो जाती है, जिसे ओरिगामी मुश्किल से बच पाती है। और फिर जल्द ही पता चलता है कि ये सब टोहोका का काम था। उसे देखते ही ओरिगामी फौरन उसके साथ एक लड़ाई शुरू कर देती है। एएसटी के बाकी मेंबर्स भी टोहोका को देखकर उसका पीछा करने लगते हैं। जब टोहोका उन्हें अपनी तरफ लगाकर डिस्ट्रैक्ट करती है, तब शिडो ब्लिजर्ड के पास पहुंच जाता है। कोटोरी उससे राब्ता करती है और कहती है कि अगर वो बिना किसी प्रोटेक्शन के उस बैरियर के अंदर गया तो ये उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, चाहे उसके पास रीजनरेटिव पावर्स ही क्यों ना हो। शिडो हल्का सा मजाक करते हुए कहता है कि कोटोरी उसे लेकर इतनी परेशान है, लेकिन कोटोरी उसे याद दिलाती है कि ये ब्लिजर्ड एक गोली लगने से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अगर उसका रेडियो को खत्म हो गया तो वो मर भी सकता है। फिर भी शिडो कोटोरी की सब बातें नजरअंदाज करते हुए सीधा ब्लिजर्ड के अंदर चला जाता है। ब्लिजर्ड डोम के अंदर योशिनो चीख कर योशिनोन का नाम लेती है और हैरानी से देखती है कि शिडो योशिनोन को अपनी बाहों में उठाए हुए आ रहा है। योशिनो सुकून से सांस लेती है कि शिडो उसकी मदद के लिए आया, और जब शिडो उसे योशिनोन वापस देता है तो वो खुशी के आंसुओं से रो पड़ती है। शिडो फिर उठकर बैठता है और योशिनो को तसल्ली देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। योशिनो उसे शुक्रिया कहती है कि उसने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया और योशिनोन को बचाया। शिडो फिर मुस्कुराकर कहता है कि अब उसकी बारी है उसे बचाने की ओर, लेकिन उसके लिए उसे किस करना होगा। ये सुनकर योशिनो थोड़ी शर्मा जाती है। ये देखकर शिडो फौरन कह देता है कि वो मजाक कर रहा था, लेकिन योशिनो खामोशी से उठती है और उसे किस कर लेती है। इसके बाद योशिनो का एस्ट्रल ड्रेस और ब्लिजर्ड दोनों गायब हो जाते हैं। आसमान साफ हो जाता है और एक खूबसूरत रेनबो नजर आता है, जिसे शिडो और योशिनो दोनों मिलकर देखते हैं।
अगले दिन शिडो पूछता है कि क्या हो रहा है और उस बिल्डिंग की तरफ इशारा करता है जो उनके घर के पास खड़ी होती है। कोटोरी बताती है कि वो एक खास हाउसिंग यूनिट है जो स्पिरिट्स के लिए बनाई गई है। वो कहती है कि अब टोहोका वहाँ शिफ्ट हो जाएगी और योशिनो के साथ उस घर में रहेगी। फिर इत्सुका दोनों भाई बहन मुड़कर देखते हैं तो योशिनो उनके पास दौड़ती हुई आती है और मुस्कुराते हुए उन्हें ग्रीट करती है। शिडो भी खुशी से योशिनो को ग्रीट करता है जिससे योशिनो के चेहरे पर एक खिलती हुई मुस्कुराहट आ जाती है। अगले सीन में हमें ये दिखाते हैं कि जब तीनों शिडो, टोहोका और योशिनो नए घर की तरफ देख रहे होते हैं और तभी स्क्रीन पे अचानक योशिनो आती है और कहती है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ, कहानी अभी जारी रहेगी। दूसरी तरफ रियोको और उसकी एएसटी स्क्वाड पर एक ग्रुप हमला कर देता है जिससे रियोको नाराजगी से कहती है कि ये सब कैसे हो गया। उसी दिन सुबह शिडो कोटोरी से बात करता है और कहता है कि वो हॉट स्प्रिंग्स जाना चाहता है क्योंकि टोहोका और योशिनो दोनों ने कहा था कि वो जल्द से जल्द एक हॉट स्प्रिंग देखना चाहती हैं। कोटोरी इस आइडिया को पसंद करती है और तैयारी करने का फैसला करती है। जब शिडो से पूछा जाता है कि कहाँ जाना चाहिए तो वो शहर के पास ही एक हॉट स्प्रिंग सजेस्ट करता है जिसका नाम तेंगू पैराडाइज हॉट स्प्रिंग होता है और वो उस जगह से सहमत होता है और कोटोरी को मशवरा देता है कि वो थोड़ा ब्रेक ले। कोटोरी फौरन इनकार करती है लेकिन कन्नाजुकी कहने लगा है कि अगर वो इतना ओवरवर्क करेगी तो क्रू ठीक से काम नहीं कर पाएगा। कोटोरी को उसके सजेशन पर शक होता है और वो पूछती है कि उसके असली इरादे क्या हैं। कन्नाजुकी अपनी हमेशा की बेशरम हरकतों के साथ जवाब देता है जिससे कोटोरी फौरन गुस्सा हो जाती है और हुक्म देती है कि उसे वापस ले जाया जाए। सजा के तौर पर कोटोरी कन्नाजुकी को पूरा दिन एक गड्ढा खोदने का हुक्म देती है और जैसे ही वो भर दिया जाए वो उसे दोबारा खोदना होगा और ये सजा उसे पूरे एक हफ्ते तक भुगतनी पड़ेगी। फिर कैंप तेंगू के एक मिलिट्री बेस में रियोको को एक सीनियर ऑफिसर ब्रीफ करता है कि डीआईएम का एक ग्रुप उनके साथ डिप्लॉय किया जाएगा ताकि वो स्पिरिट से डील करें और उनकी टेक्निक्स को ऑब्जर्व और फॉलो करें। बाद में अपने ऑफिस में रियोको गुस्से का इजहार करती है लेकिन उसके एक सबोर्डिनेट उससे वीकेंड के ट्रिप के बारे में पूछता है। वेकेशन का नाम सुनते ही रियोको खुशी से अपना जज्बा जाहिर करती है लेकिन तुरंत ही उसे एक रिपोर्ट मिलती है कि स्पिरिट्स के बार बार नजर आने की वजह से अलर्ट लेवल बढ़ा दिया गया है और इस कारण उनका ट्रिप कैंसिल कर दिया गया है। ये सुनकर रियोको स्पिरिट्स पर और भी ज्यादा नाराज हो जाती है। तब उसका सबोर्डिनेट सजेस्ट करता है कि वो लोग लोकल हॉट स्प्रिंग्स चले जाए ताकि वो अपनी कैप्टन के लिए शुक्रिया का इजहार कर सकें। ये सुनकर रियोको फिर से खुशी से भर जाती है और उनका शुक्रिया अदा करती है। इसी दौरान ओरिगामी अपने ग्रुप के साथ होती है। रियोको का वही सबोर्डिनेट बाकी स्क्वाड को खुशी से बताता है कि उनकी कैप्टन ने उनका इन्विटेशन कबूल कर लिया है लेकिन ओरिगामी इस आइडिया से सहमत नहीं होती और कहती है कि वो अपना वक्त ट्रेनिंग में लगाए तो बेहतर है। तभी शिडो का फोन आता है तो वो ओरिगामी से पूछता है कि क्या वो परसों उसकी ली हुई किताब वापस कर सकता है। जब ओरिगामी वजह पूछती है तो उसे फोन के बैकग्राउंड में टोहोका की आवाज सुनाई देती है जिससे उसे पता चल जाता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। ये बात सुनते ही ओरिगामी के दिल में जलन और गुस्सा दोनों भर जाते हैं और वो फौरन अपना फैसला बदल देती है कि अब वो भी रिलैक्सेशन ट्रिप पर जाने के लिए खुशी तैयार है। योशिनो और टोहोका के विंडो से बाहर का मंजर देख रहे होते हैं जिसमें शिडो और रेने भी साथ होते हैं। तीनों खुशी से सीनरी का मजा ले रहे होते हैं और शिडो मुस्कुराते हुए कहता है कि ये दोनों कार में पहली दफा सफर कर रहे हैं। जब शिडो योशिनो के सर पे हाथ फेर कर उसे प्यार करता है तो टोहोका ये देखकर फौरन बोल पड़ती है कि शिडो उसके सर पर भी हाथ फेरे लेकिन शिडो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो बैक सीट पे होता है और टोहोका फ्रंट सीट पर बैठी होती है। टोहोका थोड़ा नाराज हो जाती है तो शिडो उसे याद दिलाता है कि फ्रंट सीट तो उसने खुद चुनी थी। तब योशिनोन भी शिडो से कहती है कि वो उसके सर पर भी हाथ फेरे जिससे टोहोका और ज्यादा जलन महसूस करती है। जब शिडो योशिनो को समझा रहा होता है कि बार्बर पोल क्या होता है तो टोहोका इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि गुस्से में कार के फ्लोर में ही एक छेद कर देती है और उसका पैर नीचे निकल जाता है और रोड पर घिसकने लगता है। इसी वक्त दूसरी तरफ रियोको और उसकी स्क्वाड डिप्लॉयमेंट ट्रेन में हॉट स्प्रिंग्स के लिए सफर कर रहे होते हैं। अचानक टनल के अंदर एक केव इन हो जाता है जिससे इमरजेंसी शटडाउन लग जाता है और ट्रेन रुक जाती है। इसी वजह से उन्हें बाकी रास्ता पैदल तय करना पड़ता है। वापस शिडो के ग्रुप की तरफ उन्हें भी अपनी कार के इंसिडेंट के बाद पैदल ही चलना पड़ता है। टोहोका बार बार शिडो से माफी मांगती है लेकिन शिडो उसे तसल्ली देता है कि सब ठीक है और वो उससे नाराज नहीं है। फिर वो टोहोका का मूड ठीक करने के लिए उसके सर पर हाथ फेरता है लेकिन उनके पीछे कहीं एक पॉड जैसा कुछ खुलता है जिसमें से एएसटी टीम निकलती है। फ्रैक्सिनस के क्रू को ये मूवमेंट स्पॉट हो जाती है और छोटी सी डिस्कशन के बाद वो फैसला करते हैं कि एएसटी उन्हें देख ले उससे पहले ही एक प्रीएम्प्टिव अटैक लॉन्च कर देते हैं। कुछ देर बाद एएसटी अपने सभी मुमकिन रास्तों को रोकती है और इसके पीछे फ्रैक्सिनस का हाथ होता है। रियोको गुस्से में ओरिगामी को हुक्म देती है कि वो ऊपर से नजर रखे और देखे कि कोई और अल्टरनेट रूट मिल सकता है या नहीं। ओरिगामी ऊपर जाकर देखती है और एक साइड रोड नोटिस करती है जो मेन रोड से जुड़ता है। ये सुनते ही रियोको फौरन अपनी टीम को वहां मार्च करने का ऑर्डर देती है। दूसरी तरफ टोहोका और उसका ग्रुप एक सड़क पर चल रहा होता है। जब शिडो को एक स्टॉल के पीछे कोई शक्ल पहचान में आती है तो वो पास जाकर देखता है तो उसे अपनी छोटी बहन कोटोरी मिलती है। हैरान शिडो उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। कोटोरी शांत टोन में कहती है कि वो बस ये देख रही थी कि शिडो अपना काम ठीक से कर रहा है या नहीं, लेकिन शिडो फौरन समझ जाता है कि असल में कोटोरी सिर्फ उनके साथ आउटिंग पर आना चाहती थी। कोटोरी के इनकार करने के बावजूद शिडो उसे कह देता है कि अगर वो चाहे तो उनके साथ हॉट स्प्रिंग्स आ सकती है। ये सुनकर कोटोरी खुशी हाँ कर देती है लेकिन उसी वक्त उसे फ्रैक्सिनस से एक अर्जेंट अलर्ट मिलता है। वो फौरन सीरियस हो जाती है और शिडो को कहती है कि वो सब लोग आगे चलें, वो बाद में आएगी। इधर रियोको और उसकी स्क्वाड साइड रोड पर पहुंचकर फिर से एक डेड एंड पर रुक जाती है। रियोको एक एक्सप्लोसिव निकालकर ब्लॉकेड उड़ा देती है। इस धमाके को कोटोरी और उसकी क्रू डिटेक्ट कर लेते हैं और कोटोरी तुरंत अपनी टीम को कमांड देती है कि किसी भी कीमत पर एएसटी को रोक दिया जाए। फ्रैक्सिनस के ऑपरेटर्स फिर एक मिसाइल लॉन्च करते हैं जो एएसटी के ऊपर गिरकर फट जाती है और एक्सप्लोजन के साथ ही उनमें से कुछ मेंबर्स
मेंबर्स स्पेशली डिजाइन ट्रैप्स में फंस जाते हैं। एएसटी स्क्वाड के मेंबर्स नॉन लीथल ट्रैप्स का शिकार हो जाते हैं। ये फैरेक्सिनस की तरफ से सब डिप्लॉय किए गए होते हैं और रियो को फौरन अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर देती है कि वो सप्रेशन अटैक शुरू करे और फौरन एंगेज हो जाए। पर ये सब देखकर रियोको का सब्र टूट जाता है क्योंकि वो खुद अपना काउंटर अटैक करती है और ज्यादातर ट्रैप्स उड़ा देती है। ये सब देखकर कोटोरी जो फैरेक्सिनस से ये सब लाइव देख रही होती है बहुत इरिटेट हो जाती है। इधर शिडो और उसका ग्रुप आराम से हॉट स्प्रिंग्स की तरफ जा रहे होते हैं जब शिडो की नजर एक मिसाइल पर पड़ती है जो सीधा उनके पास गिरकर एक्सप्लोड होती है। एक्सप्लोजन की वजह से योशिनोन हवा में उछलकर दूर चली जाती है जिससे योशिनो बहुत उदास होकर रो पड़ती है। उसकी इमोशनल हालत के चलते आसपास का एरिया बारिश और बर्फ में तब्दील हो जाता है। शिडो उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन रेने उसे याद दिलाती है कि सिर्फ योशिनोन से मिलने पर ही योशिनो पूरी तरह शांत हो पाएगी। शिडो योशिनो को यकीन दिलाता है कि वो योशिनोन को वापस लाएगा और दोनों फिर से मिलेंगे। ये कहकर वो योशिनोन को ढूंढने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ फैरेक्सिनस के ब्रिज पर मिकीमोटो पूछता है कि अब क्या करना चाहिए। कोटोरी पूछती है कि क्या एएसटी ने अपना टेरिटरी एक्टिवेट कर लिया है तो नाकात्सुकावा कहता है नहीं, अभी तक नहीं। इस पर कोटोरी अपनी क्रू को इजाजत देती है कि वो डिस्ट्रॉय मोड यूज करे। कमांड मिलते ही क्रू सब ट्रैप्स को एक साथ एक्टिवेट करके एएसटी पर गोलाबारी शुरू कर देती है। कुछ स्क्वाड मेंबर्स ट्रैप्स में कैप्चर हो जाते हैं लेकिन रियो को उन्हें तुरंत आजाद करवा लेती है। इस सब अफरा-तफरी के बीच रियो को खुद से पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है। पूरे दिन के टेंशन और परेशानी को याद करते हुए वो पूरी तरह अपना होश खो देती है। गुस्से और स्ट्रेस के साथ रियो को चीखकर अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर देती है कि अपना पूरा फायर पावर यूज करो, एक पल के लिए भी मत रुको। और इसके साथ ही वो बिल्कुल अपना होश खो बैठती है। दूर से ही शिडो पूरे मेहम को देखता है और हर तरफ धमाके, गोलाबारी और केओस मचा होता है जो रियो ने खुद पैदा किया था। इस सब के बीच भी शिडो योशिनोन को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर बाद वो फाइनली योशिनोन को देख लेता है लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखता है एक जायंट बॉम्ब उसकी तरफ नीचे गिरता नजर आता है। फैरेक्सिनस पर बैठी कोटोरी ये सब देखकर फौरन चीखती है, अटैक रोको, अभी के अभी रोको। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। ओरिगामी अपनी पोजीशन से देख लेती है कि शिडो उस धमाके के बिल्कुल नीचे है और फिर एक जोर का ब्लास्ट होता है। इस एक्सप्लोजन की वजह से फैरेक्सिनस की ट्रांसमिशन भी कट हो जाती है। जमीन पर शिडो खुशकिस्मती से बच जाता है क्योंकि टोहोका ने लास्ट मोमेंट पर उन दोनों के इर्द गिर्द एक बैरियर बना दिया था। जब धूल और धुआं शांत होता है तो शील्ड के बाहर रियोको के 3 ट्रूप्स टोहोका को देख लेते हैं। ये देखकर ओरिगामी फौरन अटैक करने के लिए मूव करती है ताकि जैसे ही बैरियर खत्म हो वो उन्हें मार सके। लेकिन उसके कुछ करने से पहले ही शील्ड की और उसके साथ शिडो और टोहोका की दोनों उसकी नजर से गायब हो जाते हैं। ये देखकर वो 3 सोल्जर्स हैरान होकर एक दूसरे से कहते हैं ये सब आज जो हुआ क्या ये सब स्पिरिट्स की वजह से था। कुछ वक्त बाद रियोको खुशी से चिल्लाती है कि अब उसका सारा स्ट्रेस खत्म हो गया है और वो एक बड़े रैकेज के ऊपर खड़ी होती है जबकि उसके थके हुए सोल्जर्स उसके पीछे गिरा पड़ते हैं। इधर शिडो का ग्रुप फाइनली हॉट स्प्रिंग्स पहुंच जाता है लेकिन जैसे ही वो आराम करने के लिए बैठते हैं योशिनोन का सिर अलग होकर सीधा पानी में गिर जाता है। ये देखकर योशिनो चीख पड़ती है और पूरी तरह घबरा जाती है। उसी वक्त रियोको और उसकी स्क्वाड भी वहां पहुंच जाती है और जैसे ही वो रिलैक्स करने बैठते हैं हॉट स्प्रिंग का पानी बर्फ बन जाता है। सब कुछ फ्रीज हो जाता है क्योंकि योशिनो के इमोशंस फिर से कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। जब हॉट स्प्रिंग्स कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल के लायक नहीं रहता तो तभी कोटोरी को अचानक कन्नाजुकी का कॉल आता है। वो रिपोर्ट करता है कि अपनी पनिशमेंट के दौरान जब वो जमीन में टनल खोद रहा था तो उसने गलती से एक नया हॉट स्प्रिंग ढूंढ लिया। कुछ देर बाद शिडो, टोहोका, योशिनोन और कोटोरी सब मिलकर उस नई जगह पर आराम से बैठकर कन्नाजुकी के खोदे हुए हॉट स्प्रिंग का मजा ले रहे होते हैं। गर्म पानी से निकलती हल्की सी धुआं, शांत माहौल और सबके चेहरे पर सुकून होता है। और फिर कोटोरी मुस्कुराकर शिडो से कहती है थोड़ा आराम कर लो किशुमदार रे, क्योंकि जल्द ही मेरे पास तुम्हारे लिए एक नया काम होगा। इस पर शिडो हल्की सी थकी हुई आवाज में सार्कास्टिकली जवाब देता है आह क्या कमाल का दिन है कोटोरी, बस यही बाकी था। सबके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ओरिगामी एक जवान लड़की के सामने खड़ी होती है। वो लड़की नीले और सफेद सीआर यूनिट पहनी होती है। ओरिगामी के बाकी साथी पहले ही हारकर गिर चुके होते हैं इसलिए वो अकेली उस लड़की से लड़ने का फैसला करती है। लड़ाई के दौरान ओरिगामी उसके पीछे से अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन उस लड़की का टेरिटरी एक्टिव हो जाता है और उसका अटैक बेकार चला जाता है। उसी वक्त एक औरत की आवाज सुनाई देती है बस वक्त खत्म हो गया है। और ये सब एक ट्रेनिंग सिमुलेशन निकलता है। रियोको हैरान होती है कि कैसे वो लड़की अकेले ही उसके 10 ट्रेन ट्रूप्स का सामना करती है। फिर वो थोड़ा मुस्कुराकर कहती है खैर मुझे हैरानी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने सुना है कि उसने एक स्पिरिट को मार गिराया था। कुछ देर बाद रियोको अपनी पूरी स्क्वाड के सामने उस लड़की को बुलाती है और कहती है सब लोग ध्यान दो, साइस्ता है, ये है हमारी नई मेंबर, अपना इंट्रोडक्शन कराओ। और वो लड़की आगे बढ़कर खामोशी से अपना इंट्रोडक्शन देती है मैं हूँ मना ताकामिया, 2nd लेफ्टिनेंट विजार्ड यूनिट से। उसके बोलते ही रियोको दोनों मना और ओरिगामी तथा के सर पर जोर से चटाक मार देती है और गुस्से में कहती है तुम दोनों को ट्रेनिंग के दौरान पूरा इक्विपमेंट उड़ा देने की क्या जरूरत थी। दोनों एक साथ सीधे होकर माफी मांगती है मैम सॉरी। रियोको गहरी सांस लेकर कहती है अगली बार ऐसा मत करना, समझी। फिर वो मना की तरफ देकर बोलती है चलो अब हम अपने पहले एनकाउंटर के डेटा का रिव्यू करते हैं जो स्पिरिट हर्मिट के साथ हुई। मना सिर हिलाकर कह देती है जी अंडरस्टूड। रियोको उसे बैठने का इशारा करती है और वो दोनों मिलकर वीडियो फीड देखने लगती है। जब स्क्रीन पर योशिनो के साथ उनका पुराना बैटल चल रहा होता है तो मना और ओरिगामी आपस में हल्की सी बातचीत करती है। ओरिगामी थोड़ा सा मुस्कुराकर कहती है सब लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं क्योंकि तुमने एक स्पिरिट को मार गिराया था, कैसे किया तुमने ये। मना उसे बताती है कि वो स्पिरिट सब जैसे नहीं थी, मुझे उसका सामना कई बार करना पड़ा, हर बार वो वापस आ जाती थी। ओरिगामी उसे घूर कर देखती है लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। इसी दौरान वीडियो फीड में शिडो नजर आता है। उसे देखकर मना कहती है भाई ये
सुनकर ओरिगामी एकदम चौंक जाती है और उसको कहती है कि शिडो तुम्हारा भाई है क्या। और कुछ देर बाद ओरिगामी मना से पूछती है कि वो शिडो की दूसरी छोटी बहन कैसे हो सकती है, और मना भी पूछती है कि क्या वो शिडो की दोस्त है, जिससे सुनकर ओरिगामी फौरन कह देती है कि वो दोनों एक रिलेशनशिप में हैं। ये बात सुनकर मना हैरान हो जाती है। इसी दौरान स्कूल में तमाए ओकामी ने अपनी क्लास को बताती है कि उनके साथ एक नई स्टूडेंट शामिल होने वाली है। वो फिर उस नई स्टूडेंट को अंदर आकर अपना इंट्रोडक्शन करवाने को कहती है। नई स्टूडेंट अपना नाम बताती है कुरुमी तोकिसाकी और फौरन ये अनाउंसमेंट करती है कि वो एक स्पिरिट है, जिससे शिडो, ओरिगामी और टोहोका सब चौंक जाते हैं। फिर जब तमाए कुरुमी से कहती है कि वो अपनी सीट चुन ले, तो कुरुमी क्लास से एक गुजारिश करती है कि क्या कोई उसे स्कूल विजिट करवा सकता है, क्योंकि वो यहाँ नई है। तोनोमाची फौरन हाथ उठाता है वॉलंटियर करने के लिए, लेकिन कुरुमी उसे मना कर देती है। फिर वो सीधा शिडो की तरफ चलकर जाती है और कहती है कि क्या वो उसे क्लास के बाद स्कूल विजिट करवा सकता है, जिससे शिडो मजबूरन हाँ कह देता है। दूसरी तरफ तेंगू कैंप मिलिट्री बेस पर ryuko और उसके साथी कॉलीग्स को रिपोर्ट मिलती है कि एक स्पिरिट ने हाल ही में राइजन हाई में ट्रांसफर लिया है। मना बताती है कि ये स्पिरिट सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसने अकेले ही 10,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया है और स्पेस क्वेक मौतें मिलाकर ये तादाद और भी बढ़ जाती है। जब स्पिरिट का एनालिसिस पूरा होता है तो ये मालूम पड़ता है कि इस स्पिरिट का कोड नेम है। कोटोरी शिडो को कंफर्म करती है कि कुरुमी वाकई एक स्पिरिट है और उससे कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश करे ताकि कुरुमी उसके लिए फीलिंग्स डेवलप करे। और थोड़ी देर बाद कुरुमी शिडो को कॉल करती है और पूछती है कि क्या वो उसे स्कूल घुमाने के लिए तैयार है। दोनों क्लासरूम से निकल जाते हैं, जबकि टोहोका और ओरिगामी चुके से उन्हें देख रही होती है। फराक्सिनस के अंदर कोटोरी और कन्नाजुकी अपने मेन मॉनिटर पर शिडो और कुरुमी की एक्टिविटी देख रहे होते हैं। कुरुमी शिडो से पूछती है कि वो सबसे पहले कहां चलें, जिस पर फराक्सिनस की क्रू के सामने 3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं: द रूफ, द नर्सेस ऑफिस, द कैफेटेरिया। और वोटिंग के बाद ऑप्शन नंबर 1 रूफ ज्यादा वोट्स लेता है, लेकिन कोटोरी पूछती है कि नंबर 3 कैफेटेरिया किसने चुना। रे ने बताती है कि ये उसका वोट था। जब कोटोरी पूछती है कि क्यों, रे ने अपना रीजन समझाती है, जिससे कोटोरी सहमत हो जाती है और शिडो को कह देती है कि वो कुरुमी को स्कूल कैफेटेरिया ले जाए। क्लासरूम से टोहोका और ओरिगामी दोनों उन्हें देख रही होती है। टोहोका सोचती है कि कुरुमी का शिडो के साथ क्या इरादा है, जबकि ओरिगामी कहती है कि कोई भी मेरे और शिडो के बीच नहीं आ सकता। स्कूल कैफेटेरिया में शिडो कुरुमी को लंच मेन्यू दिखाता है और उसे समझाता है, और कुरुमी उसके साथ थोड़ा फ्लर्ट करने लगती है, जिससे कोटोरी फौरन कह देती है कि अगर शिडो उस पर फायदा हो गया तो ये उनके लिए बुरी बात होगी। थोड़ी देर बाद शिडो और कुरुमी आगे बढ़ते हैं और फ्रैक्सिनस की क्रू के लिए एक नया डिसीजन पैनल खुल जाता है। कन्नाजुकी तीसरा ऑप्शन चुनता है, जिसमें लिखा होता है कि कुरुमी अपनी पैंटी रिवील करे, जिस पर कोटोरी फौरन कन्नाजुकी को फिर से बाहर निकालने का हुक्म देती है। कोटोरी हैरान होती है कि ऐसा परवर्टेड ऑप्शन सिस्टम में कैसे आया, लेकिन उसके बोलते ही शिडो गलती से वही बात कुरुमी के सामने बोल देता है। कोटोरी फौरन उससे कहती है कि ये उसका इंस्ट्रक्शन नहीं था। फिर शिडो टॉपिक को चेंज करते हुए कुरुमी से उसके स्पिरिट होने के बारे में पूछना था, लेकिन कुरुमी मुस्कुराते हुए शिडो से पूछती है कि क्या तुम देखना चाहोगे। शिडो हैरान हो जाता है। फिर कुरुमी उसे कहती है कि अगर तुम एग्री हो तो मुझे कोई मसला नहीं, और फिर वो सीढ़ियां चढ़ने लगती है और धीरे धीरे वो अपना स्कर्ट उठाना शुरू करती है, लेकिन शिडो फौरन उसे रोक देता है और पूछता है कि उसने पहले जो कहा अपने स्पिरिट होने के बारे में उसका क्या मतलब था। कुरुमी फिर शिडो को बताती है कि वो उसके बारे में सब कुछ जानती है और उसे दूसरी स्पिरिट्स के लिंक्स के बारे में भी मालूम है। ये बात कोटोरी और रेने दोनों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। शिडो पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता चला, लेकिन कुरुमी सिर्फ इतना कहती है कि ये अभी मेरा राज है। उसके बाद वो कहती है कि जब से उसने पहली बार शिडो के बारे में सुना है, तब से ही उसकी नजर उस पर है और वो काफी अरसे से ये चाहती थी कि कभी उसे अकेला मिल सके। फिर कुरुमी शिडो के हाथ अपने हाथों में ले लेती है और कहती है कि क्या वो उसके लिए एक छोटी सी मदद कर सकता है, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही टोहोका और ओरिगामी एक लॉकर से गिरते हुए सामने आ जाती हैं, जिससे शिडो चौंक जाता है और कुरुमी मुस्कुराने लगती है। जब शिडो पूछता है कि वो दोनों वहां क्या कर रही थी, तो टोहोका कहती है कि वो सिर्फ उसे ढूंढ रही थी, जबकि ओरिगामी फौरन बोल पड़ती है कि स्कूल में हाथ पकड़ना मना है और कुरुमी को हुक्म दे देती है कि वो शिडो का हाथ छोड़ दे। कुरुमी हंसकर कहती है कि मुझे तो बस थोड़ा एनीमिया हो गया था और शिडो सिर्फ मेरी मदद कर रहा था। ये सुनकर ओरिगामी भी ड्रामा करती है जैसे उसे भी वही बीमारी हो गई हो, ताकि शिडो का ध्यान उस पर आए। टोहोका दोनों पर हंसकर मजाक उड़ाती है, लेकिन फिर वो भी वही करती है और कहती है कि उसे भी वही बीमारी है, लेकिन वो एनीमिया का प्रोनाउंसिएशन गलत बोल देती है। कुछ देर बाद स्कूल खत्म होने पर कुरुमी शिडो और टोहोका का शुक्रिया अदा करती है स्कूल घुमाने के लिए, लेकिन धीरे से शिडो के कान के पास आकर कहती है कि अगली बार मैं चाहती हूँ कि सिर्फ हम दोनों अकेले हों। फिर वो दोनों को अलविदा कहकर चली जाती है। शिडो फिर टोहोका से पूछता है कि ओरिगामी कहाँ गई, तो टोहोका कहती है कि उसे नहीं पता, लेकिन शायद वो अकेले घर चली गई है। कुरुमी खुशी खुशी घर जा रही होती है और तब अचानक वो एक आदमी से टकरा जाती है और फौरन माफी मांगती है। करीब की एक गली से 2 और आदमी निकलते हैं और पहला आदमी कहता है कि सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, अब उसे कुछ और करना होगा, तभी वो उसे जाने देंगे। कुरुमी फौरन समझ जाती है कि ये तीनों उसके साथ कुछ गलत करने का इरादा कर रही हैं, लेकिन वो मुस्कुराते हुए अपना एक खुद का खेल शुरू करती है। वो उन्हें अपने साथ की एक गली में ले जाती है और कुछ ही देर बाद तीनों के चीखने की आवाज सुनाई देती है। फिर उसी गली में कुरुमी खून से भरी जमीन के बीच खड़ी होती है और एक सैडिस्टिक मुस्कान के साथ उन तीनों का खाने के लिए शुक्रिया अदा करती है। उस वक्त अचानक माना उसके सामने आ जाती है और उसे चैलेंज करती है। इसी दौरान शिडो और टोहोका ग्रोसरी शॉपिंग खत्म करके घर जा रहे होते हैं और रास्ते में टोहोका कहती है कि कुछ टेस्टी खाते हैं और कोटोरी भी इस बात से सहमत होती है। तभी रास्ते में उन दोनों के सामने माना आ जाती है, जो उन्हें देखकर हैरान रह जाती है। शिदो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या टोहोका उसे जानती है, लेकिन टोहोका मना करती है। अचानक माना शिदो की तरफ भागकर आती है और उसे गले लगाकर कहती है भैया। ये सुनकर शिदो, टोहोका और कोटोरी तीनों एक साथ चुप हो जाते हैं और
शिदो और तोहका माना को इत्सुका हाउस ले जाते जहां वो माना पहली बार कोटोरी से मिलती है। जब शिदो, कोटोरी और माना एक साथ बैठे होते हैं तो योशिनोन मजाक में कहता है कि शिदो और माना तो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। माना मुस्कुराकर कहती है कि इसमें हैरानी की क्या बात है, आखिर हम रिश्तेदार जो हैं। शिदो नरमी से कहता है कि उसे माना याद नहीं, जिस पर माना जवाब देती है कि उसे भी अपना पुराना गुजरा हुआ वक्त याद नहीं, बस कुछ साल पहले की बातें याद हैं। शिदो फिर पूछता है कि क्या उसे उनकी माँ भी याद नहीं, तो माना कहती है कि नहीं। जब कोटोरी पूछती है कि उसे कैसे यकीन हुआ कि वो दोनों वकाई भाई बहन हैं, तो माना एक लॉकेट निकालती है जिसमें बचपन में शिदो और उसकी तस्वीर होती है। ये देखकर शिदो हैरान रह जाता है और कोटोरी को यकीन ही नहीं होता कि ये सब सच है। माना बताती है कि जब शिदो कहीं चला गया था तो वो बहुत उदास हो गई थी और रोज उसके लिए परेशान रहती थी। खुशी से भरकर माना शिदो को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसी वक्त कोटोरी उसे लात मारकर दूर कर देती है। शिदो और माना दोनों एक साथ पूछते हैं कि कोटोरी ने ऐसा क्यों किया, तो कोटोरी कहती है कि शिदो मेरा बड़ा भाई भी है और मैं नहीं चाहती कोई मुझे उससे अलग करे। माना शांत होकर कहती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन फिर कहती है कि मैं तो शिदो की असली छोटी बहन हूँ, जिससे दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कोटोरी और माना दोनों शिदो से पूछती है कि उसके हिसाब से कौन छोटी बहन है। शिदो फौरन बात टाल देता है और बदले में माना से पूछता है कि क्या वो अकेली रहती है। माना जवाब देती है कि वो उन लोगों के साथ रहती है जिनके साथ वो काम करती है, और ये कहकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह स्कूल में तामाए अटेंडेंस चेक कर रही होती है। जब वो कुरुमी का नाम लेती है तो कोई जवाब नहीं आता। तोहका कहती है कि शायद वो लेट आएगी, लेकिन अचानक ओरिगामी बोलती है कि कुरुमी अब उनके स्कूल नहीं आएगी। तामाए बात आगे बढ़ाने ही लगती है कि कुरुमी क्लास में आ जाती है और लेट आने के लिए माफी मांगती है। शिदो फौरन देखता है कि ओरिगामी कुरुमी को देख के अजीब सा रिएक्शन देती है। उस वक्त शिदो के फोन पर कोटोरी का मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि वो लंच के वक्त फिजिक्स प्रिपरेशन रूम में उससे मिले। लंच के वक्त शिदो फिजिक्स रूम में जाता है और पूछता है कि कोटोरी ने उसे क्यों बुलाया। तब रे ने उसे कल का सर्वेलेंस फुटेज दिखाती है। वीडियो में शिदो देखता है कि माना कुरुमी का सामना कर रही है और पास ही ओरिगामी और एएसटी भी मौजूद हैं। वीडियो में माना अपना सीआर यूनिट एक्टिवेट करती है और कुरुमी अपना एस्ट्रल ड्रेस पहनती है, जिसे देखकर शिदो शॉक्ड हो जाता है। ये देखने पर पता चलता है कि माना तेज धमाके के साथ कुरुमी पर अटैक करती है, जिससे कुरुमी जख्मी हो जाती है। जब वो दोबारा उठकर लड़ने की कोशिश करती है तो माना उसे फिर से गोली मार देती है। इस दफा उसे बहुत चोट लगती है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद माना कुरुमी के पास जाकर उसका सर अलग कर देती है। ये देखकर शिदो गुस्से में आ जाता है। रे ने शांत आवाज में कहती है कि कुरुमी को कल माना और एएसटी ने मार दिया था और कुरुमी अब जिंदा नहीं होनी चाहिए। शिदो हैरानी से कहता है कि ये कैसे मुमकिन है, वो तो अभी हमारी क्लास में थी। सबके चेहरों पर सवाल और कंफ्यूजन छा जाता है कि कुरुमी अब भी जिंदा कैसे है। इसी दौरान ओरिगामी अकेली स्कूल के रूफटॉप के पास कुरुमी का सामना करती है और ठंडी आवाज में कहती है कि तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। कुरुमी हल्का सा मुस्कुराती है और ओरिगामी को अपनी परछाइयों से बांध लेती है। फिर वो ओरिगामी से कहती है कि माना और एएसटी ने कल मुझे काफी आसानी से संभाल लिया था, लेकिन मैं अभी मारी नहीं हूँ। ओरिगामी गुस्से से पूछती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाली हो। कुरुमी उससे कहती है कि मैं यहाँ सिर्फ शिदो के लिए आई हूँ। कुरुमी ओरिगामी के पास जाकर उसे कहती है कि शिदो के पास भी मत आना, लेकिन कुरुमी हंसकर उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि शिदो सिर्फ मेरा हो, सिर्फ मेरा। फिर क्लास के बाद शिदो कुरुमी के पास जाता है और उसे एक डेट पर चलने का कहता है, जिसे कुरुमी खुशी से मान जाती है। फिर जाते हुए शिदो के जहन में वो बात वापस घूम जाती है जो उसने कोटोरी और रेने के साथ कुरुमी के बारे में की थी। कुछ वक्त पहले कोटोरी और रेने ने शिदो को बताया था कि एएसटी ने कल कुरुमी को ढूंढकर मार दिया था, लेकिन शिदो ने उन्हें बताया कि कुरुमी तो आज क्लास में आई थी, जिससे तीनों सोच में पड़ गए कि वो मौत से बच कैसे गई। शिदो इस बात को सोचता है और अपने आप से कहता है कि वो कुरुमी को जाने नहीं दे सका। इसी वक्त ओरिगामी पीछे से आकर उससे पूछती है कि उसका मतलब क्या है, क्योंकि उसने उसकी बात सुन ली थी। ओरिगामी उसे सीधा जवाब मांगती है, लेकिन शिदो बिना कुछ बताए चला जाता है और ओरिगामी के जहन में उसका कुरुमी के साथ पहले का सामना याद आ जाता है। और जब कुरुमी ने उसे अपनी परछाइयों से बांध लिया था, उस वक्त कुरुमी ने सोचा था कि क्या वो ओरिगामी को खत्म कर दे, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं, पहले शिदो का काम खत्म होने दो, फिर तुम्हारी बारी। फिर वो ओरिगामी को छोड़ देती है और एक पल में गायब हो जाती है। अगला सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के बाद शिदो और तोहका ग्रोसरी लेकर घर जा रहे होते हैं। शिदो तोहका से माफी मांगता है कि वो लंच के वक्त उसके साथ नहीं था और पूछता है कि क्या उसने कुछ खाया है। तोहका उदास होकर कहती है कि हाँ, खा लिया था। एक फ्लैशबैक में लंच के वक्त तोहका अपना बेंटो बॉक्स बिल्कुल भी नहीं छूती, जबकि उसे बहुत भूख लगी होती है। शिदो का इंतजार करते हुए वो सोचती रहती है कि वो कहाँ रह गया और धीरे धीरे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी माई और मी क्लासरूम में आती हैं। उनके हाथ में 2 टिकट्स होती हैं। तीनों तोहका को देखकर पूछती हैं कि उसने अब तक लंच क्यों नहीं किया और वो समझ जाती है कि वो उदास है। वो उसके पास बैठकर पूछती है कि क्या हुआ। तोहका रोने लगती है और कहती है कि वो अभी भी शिदो का इंतजार कर रही है और ये भी कहती है कि आज दोनों ने ज्यादा बात भी नहीं की। पर माई और मी उसे तसल्ली देती हैं और तीनों मिलकर कहती हैं कि ये सब शिदो की गलती है। तोहका उनको कहती है कि नहीं, शिदो ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन मुस्कुराकर कहती है कि हमें पता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। कुछ देर बाद शिदो और तोहका वापस इत्सुका हाउस पहुंचते हैं। शिदो सीधा किचन की तरफ जाता है ताकि डिनर तैयार कर सके, लेकिन उसी वक्त तोहका चुपके से दरवाजा लॉक करती है और पर्दे बंद कर देती है, जैसे कुछ राज छुपा रही हो। शिदो तोहका को आवाज लगाता है और कहता है कि तोहका, क्या तुम पहले घर जाना चाहती हो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो फिर से पूछता है, लेकिन इस दफा भी तोहका चुप रहती है। अचानक तोहका अपनी यूनिफॉर्म के बटन्स खोलती है और शिदो पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता है और सोफे पे गिर पड़ता है और पूछता है, तोहका ये तुम क्या कर रही हो। तब तोहका एक छोटी सी चिट्ठी निकालती है जिसमें लिखा होता है उसका नेक्स्ट स्टेप, और फिर तोहका उन टिकट्स को अपनी क्लीवेज के बीच रख लेती है और मासूमियत भरी आवाज में कहती है, शिदो, क्या तुम कल मेरे साथ डेट पर
चलोगे? शिडो अभी भी हैरानी से तोहका को देख रहा होता है और हाँ कह देता है और टिकट ले लेता है। इस पर तोहका खुशी से झूम उठती है और उससे कहती है तो फिर कल 10 बजे टेंगू स्टेशन पर मिलना। ये कह कहकर तोहका वहां से चली जाती है। शिडो तोहका की छोड़ा पेपर उठाता है और उस पर लिखे इंस्ट्रक्शंस पढ़कर सोच में चला जाता है, पर तभी उसके फोन पर ओरिगामी का कॉल आता है। ओरिगामी उसे डेट पे बुलाती है, लेकिन शिडो बोलने ही वाला होता है कि उस दिन वो बिजी है, पर ओरिगामी उसकी बात सुने बिना ही कॉल काट देती है और अब शिडो तीसरी डेट में फंस जाता है कुरुमी, तोहका और ओरिगामी के साथ एक ही दिन। अगली सुबह टेंगू स्टेशन पर शिडो तोहका का इंतजार कर रहा होता है। इसी वक्त कोटोरी उसे स्कोल्ड करती है कि तुमने 3 अलग डेट्स कैसे मैनेज कर ली। शिडो गुस्से में कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तोहका और ओरिगामी दोनों को कैंसिल मत करना। कोटोरी समझाती है कि अगर शिडो तोहका से अपना वादा तोड़ता है तो उसका हैप्पीनेस मीटर फौरन नीचे गिर जाएगा और अगर उसने ओरिगामी को कैंसिल किया तो एएसटी उस पर शक करने लगेगी। फिर कोटोरी उसे तसल्ली देती है कि फ्रैक्सिनस तुम्हारे पीछे है, हम पूरा दिन तुम्हारी मदद करेंगे। काफी देर बाद तोहका डेट पर पहुंचती है, एक बहुत प्यारा सा आउटफिट पहने हुए जो रेने ने उसके लिए सिलेक्ट किया होता है। शिडो उसे देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। तोहका शर्माते हुए कहती है चलो अब देर हो रही है और शिडो उसके पीछे चल पड़ता है और उससे पूछता है कि तुम्हें पता है हम कहाँ जा रहे हैं। जब वो दोनों निकलते हैं तो फ्रैक्सिनस की क्रू देखती है कि ओरिगामी भी स्टेशन पे पहुंच गई है और रास्ते में तोहका शिडो से पूछती है एक्वेरियम क्या होता है। शिडो समझाता है कि ये एक जगह होती है जहाँ समुद्र के अलग अलग मछलियां दिखाई जाती हैं, लेकिन तोहका फौरन कहती है तो मतलब खाने के लिए मछलियां हैं। शिडो हंसकर कहता है नहीं तोहका, वो सिर्फ देखने के लिए हैं, खाने के लिए नहीं। जैसे ही शिडो और तोहका एक्वेरियम पहुंचते हैं उसी वक्त कुरुमी स्टेशन पर अपीयर होती है और जिसे देखकर कोटोरी थोड़ा हैरान होती है और रिमार्क करती है। एक्वेरियम के अंदर तोहका समुद्र के अजीबोगरीब क्रीचर्स देखकर बिल्कुल हैरान और एक्साइटेड हो जाती है। वो शिडो का हाथ पकड़कर कहती है चलो शिडो आगे और भी मछलियां दिखते हैं। तभी कोटोरी का कॉल आता है जो कहती है कि शिडो अब तुम्हें कुरुमी से मिलना है, फ्रैक्सिनस तुम्हें पिक करेगा। शिडो फौरन पेट दर्द होने का बहाना करता है और तोहका से माफी मांगकर एक्सक्यूज ले लेता है। बाहर जाके वो एक सुनसान जगह ढूंढता है जहाँ से फ्रैक्सिनस उसे टेलीपोर्ट करके स्टेशन के पास भेज देता है। शिडो वहाँ जल्दी से कुरुमी से मिलता है और कहता है कि माफ करना मैं थोड़ा लेट हो गया। कुरुमी मुस्कुराकर पूछती है तो हम पहले कहाँ चलें। अब फ्रैक्सिनस की क्रू के सामने 3 ऑप्शंस होते हैं, 1 शॉपिंग मॉल घूमना, 2 रोमांटिक मूवी देखना, 3 लिंजरी शॉप जाना। क्रू वोट करती है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों को बराबर वोट्स मिलते हैं। कोटोरी कहती है कि दोनों बुरे 2 ऑप्शंस नहीं है, लेकिन कन्नाजुकी बोलता है कि ये दोनों जगह एक्वेरियम और स्टेशन के आसपास ही है, इसलिए तोहका या ओरिगामी से टकराने का चांस कम है, तो लिंजरी शॉप बेस्ट ऑप्शन होगी। फिर कोटोरी थोड़ा डाउटफुल होती है और कोटोरी स्मर्क करती है और फाइनल कॉल करती है लिंजरी शॉप। शिडो फोन पर शॉक में चिल्लाता है क्या लिंजरी। वो गलती से ये बात जोर से बोल देता है और कुरुमी हंसकर कहती है अगर तुम चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। फिर दोनों स्टेशन के पास एक लिंजरी शॉप ढूंढकर अंदर चले जाते हैं। कुरुमी वहाँ के फैशन ब्रांड्स देखकर बहुत खुश होती है और कुछ सेट्स चुनने लगती है। फिर वो शिडो से पूछती है बताओ ना इनमें से कौन सा मुझे सूट करेगा। फ्रैक्सिनस के लिए एक नया डिसीजन राउंड शुरू हो जाता है जब फ्रैक्सिनस क्रू अपना फाइनल चॉइस करती है और कोटोरी शिडो को इंस्ट्रक्शन देती है ऑप्शन 3 लो, और वो कुरुमी को एक और लिंजरी पीस दिखाता है जो पहले 2 से ज्यादा रिवीलिंग और बोल्ड होता है। कुरुमी थोड़ा मुस्कुराकर पूछती है तुम्हें लगता है मैं इसमें ज्यादा अच्छी लगूंगी। शिडो शॉक होकर कहता है नहीं मेरा मतलब मुझे लगा तुम इसमें बहुत अच्छी लगोगी। कुरुमी उसकी तारीफ से खुश होकर वो आउटफिट उठाती है और चेंजिंग रूम के अंदर चली जाती है। कुछ देर बाद चेंजिंग रूम का कर्टन खुलता है और कुरुमी नई लिंजरी में सामने आती है और पूछती है माँ कैसी लग रही हूँ मैं। शिडो को जवाब देने का मौका भी नहीं मिलता कि आई माई ऑर्मी वहाँ अपीयर होती है और पूछती है शिडो तुम कुरुमी के साथ यहाँ क्या कर रहे हो। उसी वक्त कोटोरी का अर्जेंट कॉल आता है शिडो तुम्हें तुरंत वहाँ से निकलना होगा क्योंकि ओरिगामी तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन ध्यान रहे कुरुमी को बिना कॉम्प्लीमेंट किए मत जाना। शिडो फिर से पेट दर्द होने का ड्रामा करता है और जल्दी से कुरुमी की तारीफ करता है क्यों तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो और तुरंत वहाँ से भाग निकलता है जबकि आई माई और मी उसके पीछे भागती है। इसी दौरान टेंगू मिलिट्री बेस पर माना को कुछ साइंटिस्ट उसके वायरिंग सूट पर काम करते हुए ट्रीट कर रहे होते हैं और वहाँ शिडो वो किसी तरह उन तीनों से छुटकारा पाता है और स्टेशन पर ओरिगामी से मिलता है, लेकिन फिर भी देर होने पर माफी मांगता है। शिडो फिर ओरिगामी से पूछता है कि हम कहाँ चलें और ओरिगामी कहती है कि वो दोनों एक मूवी देखने जा रहे हैं, लेकिन हम दोनों पहले एक रेस्टोरेंट पर रुककर लंच करेंगे। शिडो ओरिगामी से पूछता है कि उसने अचानक से उसे डेट पर क्यों बुलाया, तो ओरिगामी जवाब देती है कि उसने सिर्फ इसलिए बुलाया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शिडो अकेला रहे। फिर वो कहती है कि मूवी के बाद वो उसके घर आए, तो शिडो पूछता है क्यों। ओरिगामी कहती है कि उसे कुछ वक्त के लिए उसके घर रुक जाना चाहिए। अगले सीन हमें दिखाया जाता है कि कोटोरी को उसकी टीम इन्फॉर्म करती है कि तोहका अब एक्वेरियम छोड़कर शिडो को ढूंढने निकल गई है। वही शिडो और ओरिगामी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। शिडो बाहर देखता है कि तोहका शिडो को ढूंढ रही है और जिस वजह से वो अपने खाने में लगभग घुट जाता है और ओरिगामी से माफी मांगकर तुरंत बाहर निकलता है। शिडो तोहका के पास जाता है और वो उसे देकर सुकून महसूस करती है, लेकिन उसका पेट गरजता है, मतलब अब वो भूखी है। शिडो उससे कहता है कि चलो साथ में लंच कर लेते हैं और तोहका खुशी से मान जाती है। जब वो दोनों सुशी रेस्तरां में खा रहे होते हैं, कुरुमी बाहर लिंजरी स्टोर के सामने शिडो के वापस आने का इंतजार कर रही होती है। फिर शिडो और तोहका के डेट के दौरान शिडो झूठ मूठ का पेट दर्द होने का बहाना करता है और तुरंत कुरुमी के पास टेलीपोर्ट हो जाता है। शिडो हैरान होता है जब कुरुमी उसे बताती है कि उसने वो लिंजरी खरीद ली जो उसने पहनी थी और कहती है कि उसने वो सिर्फ इसलिए खरीदी क्योंकि शिडो ने उस पर तारीफ की है। जैसे ही ट्रिपल डेट आगे बढ़ती है, शिडो कोशिश करता है कि आई माई और मी उसे ना देख लें। खुशकिस्मती से योशिनो हर मोड़ पर उसकी मदद करती है, लेकिन आखिर में वो थक जाती है और फ्रैक्सिनस वापस टेलीपोर्ट कर दी जाती है जहां रेने उसे उठा लेती है। कुछ देर बाद शिडो फिर से कुरुमी से बाथरूम ब्रेक का बहाना करता है, जिसके बाद कुरुमी थोड़ा निराश होकर कहती है कि शिडो का बार बार भागना
माना उनके डेट का मूड खराब कर रहा है। पर कुरुमी खुद से कहती है कि बहुत जल्द शिदो सिर्फ उसका होगा। और जब कुरुमी एक ड्रिंक लेने जा रही होती है तो उसे पास ही एक छोटी बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। जंगल के एक कोने में कुछ बदमाश लड़के एक छोटी बिल्ली को पैलेट गन से डरा रहे होते हैं। कुरुमी उनके बीच जाकर पूछती है कि क्या वो उनके साथ शामिल हो सकती है। उन लोगों ने हाँ कर दी तो कुरुमी एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि अब हमें अपना निशाना बदलना चाहिए। और अगले सीन में हम दिखाते हैं कि फ्रैक्सिनोस पर एयरशिप का वीडियो फीड अचानक कुरुमी पर से गायब हो जाता है। इसी दौरान जब शिदो को ढूंढते हुए तोहका की मुलाकात ओरिगामी से होती है, वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगती हैं। दोनों कहती हैं कि वो शिदो को ढूंढ रही हैं, जिससे दोनों तरफ उलझन पैदा हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाती हैं क्योंकि दोनों ही दावा करती हैं कि वो शिदो के साथ डेट पर आई हैं। पर उस पल ओरिगामी को एहसास होता है कि शायद शिदो अब अकेला है और वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है, जिसके पीछे तोहका भी तुरंत निकल पड़ती है। और पार्क में शिदो वापस उस जगह आता है जहां कुरुमी बेंच पे बैठी होती है और तभी उसे कोटोरी का कॉल आता है। कोटोरी बताती है कि उन्होंने कुरुमी का ट्रेस खो दिया है, लेकिन कुछ ही देर में फ्रैक्सिनोस की टीम कंफर्म करती है कि कुरुमी अभी भी आसपास ही है और शिदो उसे ढूंढने निकल पड़ता है। पार्क के अंदर शिदो इधर उधर कुरुमी को ढूंढता है, लेकिन जब वो देखते हैं कि आसपास का एरिया ताजा खून से भरा और शिदो ये सब देखकर घबरा जाता है, जबकि कोटोरी उसे चिल्लाकर कहती है कि खुद को संभाले। डर के मारे जब शिदो घुटनों पर गिरता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है और शिदो सिर उठाता है और देखता है कि कुरुमी उसके सामने खड़ी है और उसकी बाईं आंख में एक सुनहरी घड़ी का नक्शा चमक रहा होता है। कुरुमी एक बदमाश पर बंदूक तान रखती है जो उससे रहम की भीख मांग रहा होता है। कुरुमी उसे डांट कर कहती है कि एक बेचारी को मारने की हिम्मत उसने कैसे की और फिर बिना तरस के उसे मार डालती है। शिदो ये सब देखकर शौक रह जाता है, लेकिन कोटोरी उसे होश में लाती है और कहती है कि तुरंत वहां से निकल जाए। तभी कुरुमी अपनी परछाइयों से काले हाथ बुलाती है जो शिदो के पैरों को जकड़ लेते हैं और उसे भागने से रोक देते हैं। शिदो जोर से कहता है कि उसे छोड़ दो, लेकिन कुरुमी शरारत भरे आवाज में कहती है कि उसने तो चाहा था कि उनकी डेट थोड़ा और लंबा चलेगी। और फिर कुरुमी भी अपनी परछाइयों से निकलते हाथों से शिदो को नीचे दबा देती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसी पल एक अदृश्य ताकत उसे दूर फेंकर एक पेड़ से टकरा देती है। खुशकिस्मती से उस वक्त शिदो को माना बचा लेती है और शिदो से पूछती है कि क्या वो ठीक है। कुरुमी फिर एक हल्की हंसी के साथ कहती है कि माना ने कितनी बदतमीजी से उनके डेट में दखल दिया है और माना शिदो से कहती है कि वो थोड़ा इंतजार करे जब तक वो कुरुमी से निपट लेती है और तुरंत अपनी हीट सीकिंग लेजर बीम से कुरुमी पर हमला कर देती है। कुरुमी कुछ देर तक बचती रहती है, लेकिन आखिरकार एक बीम उससे लग जाती है और वो गहरी चोट खाकर जमीन पर गिर जाती है। माना कुरुमी के पास चलकर आती है, जबकि शिदो घबराकर उसे कहता है कि उसे मत मारो। गहरी चोट लगने के बावजूद कुरुमी कमजोर आवाज में कहती है कि शिदो वाकई एक अच्छा इंसान है और कुछ देर बाद माना उसे मार देती है। ये सब देखकर शिदो माना से पूछता है कि वो इतनी आसानी से किसी को कैसे मार सकती है और माना उसे कहती है कि उसने किसी इंसान को नहीं बल्कि एक स्पिरिट को मारा है और यही उसका काम है। और फिर वो उससे कहती है कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाए और ये सब मान ले, क्योंकि कुरुमी कभी भी हमेशा के लिए नहीं मरती। ये बात सुनकर शिदो हैरान हो जाता है और माना कहती है कि चाहे कुरुमी को कितनी भी बार मारा जाए या किसी भी तरीके से मारा जाए, वो स्पिरिट नाइटमेयर हमेशा वापस आएगी। माना खुद बताती है कि उसने कुरुमी को पहले भी कई बार मारा है, लेकिन वो हर दफा लौट आती है। शिदो गुस्से में चिल्लाता है कि बस करो। शिदो उससे पूछता है कि क्या उसे लोगों को मारने की आदत हो गई है और कहता है कि उसे माना के मुंह से ऐसे लफ्ज सुनना पसंद नहीं। माना कहती है कि ये एक ऐसा काम है जो सिर्फ वो कर सकती है और फिर अपना टेरिटरी इस्तेमाल करके शिदो को जंगल के बाहर निकाल देती है। और फिर कुरुमी की लाश के पास खड़ी माना को याद आता है जब शिदो ने उससे पूछा था क्यों, तो वो धीरे से कहती है मुझे नहीं पता ही, और उसके सर में हल्का दर्द महसूस होता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखती है और जमीन पर शिदो का ईयरपीस देखती है जहां से एक आवाज आ रही होती है, शिदो अबॉर्ड द मिशन। स्टेशन पर तोहका और ओरिगामी इधर उधर शिदो को ढूंढ रही होती हैं। जब अचानक उनकी नजर शिदो पर पड़ती है तो दोनों उसके पास भागकर आती हैं और पूछती हैं कि क्या हुआ। तब तोहका नोटिस करती है कि शिदो के दाएं हाथ पर एक निशान और उससे चोट लगी हुई है। शिदो भी उसे देखता है और तुरंत उसे पहले वाले खौफनाक मंजर याद आ जाते हैं। घबराहट में वो अपना हाथ तोहका से झट से पीछे खींच लेता है। तोहका पूछती है कि क्या उसने चोट को और बढ़ा दिया, तो शिदो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और फिर माफी मांगकर दोनों से दूर भाग जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब शिदो अकेला घर वापस जा रहा होता है तो उसे रास्ते में टोका मिल जाती है जो कि उसी का वेट कर रही होती है। फिर शिदो उसे देखकर बुलाता है और टोका पूछती है कि अब उसका हाथ ठीक है, तो शिदो मुस्कुराकर कहता है कि हाँ, अब काफी बेहतर महसूस हो रहा है। फिर टोका कहती है कि अब हम जा सकते हैं और शिदो का हाथ पकड़कर उसके साथ भाग पड़ती है। शिदो हैरान होकर पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो टोका मुस्कुराकर कहती है कि हम डेट पे जा रहे हैं। और फिर शहर में शिदो और टोका एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ शिदो थोड़ा परेशान होकर कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि दोनों का खाने का बिल पे कर सके। तब टोका खुशी से बताती है कि रीने ने उसे अपना क्रेडिट कार्ड उधार दिया है, जिसे देकर शिदो सर पकड़ लेता है। जैसे जैसे उनका डेट आगे बढ़ता है टोका शिदो को बताती है कि रीने ने उसे सब कुछ बता दिया है कि माना और कुरुमी के बीच क्या हुआ। शिदो पूछता है कि तो अब तुम्हें पता चल गया कि मुझे कुरुमी को और लोगों को मारने से रोकना है। टोका कहती है हाँ। शिदो फिर कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि कुरुमी के साथ क्या करे, क्योंकि वो टोका और योशिनो से बिल्कुल अलग है। टोका तुरंत कहती है कि ऐसा नहीं है, वो और कुरुमी एक जैसे ही हैं। वो शिदो को याद दिलाती है कि जब वो अकेली थी तब शिदो उसके साथ था और उसने उसे बचाया था सिर्फ एक ही डेट पे ले जाकर। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि शिदो ने उसे दिखाया था दुनिया कितनी खूबसूरत है। और फिर टोका कहती है कि अगर शिदो ना होता तो शायद वो भी आज कुरुमी जैसी हालत में होती। ये सुनकर शिदो के अंदर का हौसला वापस आ जाता है और वो टोका का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे याद दिलाया कि क्या जरूरी है। टोका फिर पूछती है कि अब क्या उसे
डर नहीं लगता, लेकिन शिदो अभी भी थोड़ा अनश्योर लगता है। तब तोका कहती है कि मैं हूं ना मितोरीपा का, मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगी। शिदो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है शुक्रिया तोका। अगली सुबह शिदो को कुरुमी मिलती है। आई, माई और मी उनके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन तोका उन्हें रोकर कहती है कि शिदो और कुरुमी को अकेला छोड़ दो। कुरुमी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है कि उसने सोचा था कि कल के वाकये के बाद शिदो आज स्कूल नहीं आएगा, और उसे ये देखकर सच में हैरानी होती है कि वो फिर भी आ गया। और कुरुमी से शिदो कहता है कि उसने फैसला कर लिया है कि वो कुरुमी को बचाएगा। ये सुनकर कुरुमी कुछ पल के लिए चौंक जाती है। शिदो फिर उससे कहता है कि वो ना तो उसे किसी और को मारने देगा और ना ही माना को उसे मारने की इजाजत देगा। शिदो के इस मजबूत इरादे पर कुरुमी के चेहरे पर थोड़ी जलन सी उभर आती है। वो कहती है कि उसका फैसला कितना बेवकूफी भरा है, और फिर मुंह फेरकर वहां से चली जाती है। दिन के आगे बढ़ने पर कुरुमी स्कूल के रूफटॉप पर नजर आती है। अचानक वो अपना एस्ट्रल ड्रेस एक्टिवेट करती है और अपनी स्पिरिट पावर्स का इस्तेमाल करके पूरे स्कूल को एक एनर्जी फील्ड से ढक लेती है। इसके दौरान माना की मुलाकात कोटोरी से होती है। वहां उसे पता चलता है कि शिदो और कोटोरी दोनों राटाटोस्कर के साथ काम कर रहे हैं। तो कोटोरी पूछती है कि माना क्या चाहती है, और माना कोटोरी पर इल्जाम लगाती है कि उसने शिदो को बिना किसी प्रोटेक्शन के स्पिरिट्स के सामने भेज दिया, और कहती है कि कोटोरी अपनी छोटी बहन होने की जिम्मेदारी में फेल हो गई है, इसलिए अब से वो सब कुछ अपने हाथ में लेगी। कोटोरी तुरंत जवाब देती है कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे डेउस एक्स माचिना को कभी भी शिदो के करीब नहीं आने देगी। ये बात सुनकर माना हैरान हो जाती है। कोटोरी फिर उसे बताती है कि उसे सब कुछ पता है और वो दुनिया के सभी मिलिट्री फोर्सेस रियलाइजर्स का इस्तेमाल करती है, और माना असल में एक शकी कंपनी से भेजी गई एम्प्लॉई है जो एएसटी के लिए काम कर रही है। और स्कूल में क्लासेस अभी खत्म होती हैं और शिदो खुद को कुरुमी का सामना करने के लिए तैयार करता है। पर रे ने बताती है कि कुरुमी अब तक स्कूल से बाहर नहीं गई। जब शिदो पूछता है कि कोटोरी कहाँ है, तो रे ने सिर्फ इतना कहती है कि फ्रैक्सिनोस की कमांडर के पास अभी कुछ जरूरी काम है और तब तक के लिए वो खुद शिदो की नेविगेटर रहेगी। जैसे ही शिदो अपना मिशन शुरू करने वाला होता है, अचानक एक काली एनर्जी वेव पूरे स्कूल को घेर लेती है। शिदो देखता है कि उसके आसपास के सारे स्टूडेंट्स बेहोश होकर गिर जाते हैं। घबराहट में वो रेने से स्टेटस रिपोर्ट मांगता है, जबकि फ्रैक्सिनोस तुरंत पूरी सिचुएशन का एनालिसिस शुरू करता है। दूसरी तरफ माना कोटोरी पर गुस्सा करती है कि उसे डीएम के बारे में कुछ भी नहीं पता। माना कहती है कि उस ऑर्गेनाइजेशन ने उसे जीने की वजह दी थी जब उसकी यादें चली गई थी, लेकिन कोटोरी उससे पूछती है कि क्या उसके लिए सब कुछ सच में इतना इंपॉर्टेंट है जब उन लोगों ने उसके अपने शरीर के साथ ऐसा किया। ये बात सुनकर माना कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है। एक छोटे से फ्लैशबैक में री ने कोटोरी को बताती है कि उसने माना के बारे में पता लगाया है कि माना के शरीर में बहुत ज्यादा मैजिकल पावर भर दी गई है और उसके बदले उसके पास सिर्फ 10 साल की जिंदगी बची है। कोटोरी एक बार फिर अपना सवाल दोहराती है। तभी उसके सेल फोन पर कॉल आता है। उसे रिपोर्ट मिलती है कि रेजन हाई स्कूल में एक तेज स्पिरिट वेव डिटेक्ट हुई है और उसकी जिम्मेदार है कुरुमी। ये सुनते ही माना और कोटोरी दोनों तुरंत शिदो की मदद के लिए निकल पड़ती हैं। स्कूल के अंदर रे ने शिदो को बताती है कि पूरे स्कूल के इर्द गिर्द एक बैरियर एक्टिवेट कर दिया गया है, ऐसा बैरियर जो अंदर फंसे हुए लोगों की ताकत को कमजोर कर देता है। ये सुनकर शिदो हैरान हो जाता है और पूछता है कि कुरुमी इतना आगे क्यों चली गई। तभी पीछे से एक आवाज आती है। शिदो मुड़कर देखता है तो टोका खड़ी होती है। वो पूछता है कि क्या वो ठीक है। टोका कहती है कि उसके शरीर में थोड़ा बोझ सा महसूस हो रहा है, जैसे ताकत निकल रही हो। शिदो रेने से पूछता है कि आखिर उस पर ये बैरियर का असर पूरी तरह से क्यों नहीं हुआ। रेने समझाती है कि क्योंकि शिदो ने टोका और योशिनो दोनों की स्पिरिट एनर्जी सील कर रखी है और उनकी बची हुई ताकत ने ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन देकर उसे बैरियर के असर से बचा लिया है। तभी स्कूल के स्पीकर से कुरुमी की आवाज गूंजती है कि वो शिदो को रूफटॉप पर आने का निमंत्रण देती है। शिदो तुरंत टोका से कहता है कि वो यहीं रुकर आराम करे, जबकि वो अकेला कुरुमी का सामना करेगा। इस दौरान ओरिगामी चोतापरे जो बैरियर के असर से कमजोर हो चुकी होती है, अपना रियलाइजर एक्टिवेट करती है ताकि उसके इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर सके और कुरुमी को ढूंढने निकल पड़ती है। और फिर शिदो रूफटॉप पर पहुंचता है और कुरुमी शिदो को देखकर मुस्कुराती हुई उसका स्वागत करती है। इसी बीच स्कूल के अंदर ओरिगामी बैकअप के लिए ryuko से कांटेक्ट करती है, लेकिन रास्ते में उसे एक और कुरुमी मिल जाती है जो पूछती है कि वो कहाँ जा रही है। ओरिगामी उससे कहती है कि वो शिदो को उससे बचाएगी और वो अपनी एनर्जी ब्लेड एक्टिवेट करके उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ तोहका कमजोर हालत में उठने की कोशिश करती है ताकि शिदो के पीछे जा सके, लेकिन गिर जाती है। जमीन पर लेटी हुई वो कहती है कि वो शिदो को खतरे में नहीं छोड़ सकती और धीरे धीरे उसका एस्ट्रल ड्रेस का एक हिस्सा बनने लगता है। इस पर वो खुद हैरान होती है, लेकिन अचानक एक गोली उसकी तरफ चलती है जिससे वो बच जाती है। और टोहका गुस्से में पूछती है कि किसने गोली चलाई। तब सामने एक और कुरुमी नजर आती है जो मुस्कुराते हुए उसे हेलो कहती है। वहाँ रूफटॉप पर शिदो कुरुमी से पूछता है कि वो क्या कर रही है। कुरुमी शांत लहजे में समझाती है कि जो बैरियर पूरे स्कूल के इर्द गिर्द बना है वो अंदर फंसे हुए सब लोगों का समय चूस रहा है। शिदो उसकी सुनहरी आंख को देखकर महसूस करता है कि उसका क्लॉक उल्टी दिशा में घूम रहा है। कुरुमी बताती है कि ये उसका अपना वक्त यानी उसकी जिंदगी है। वो कहती है कि उसका एंजल जब भी इस्तेमाल होता है उसकी अपनी जिंदगी कम हो जाती है, लेकिन वो दूसरों का वक्त चूज कर अपना वक्त वापस पा लेती है। उसके लिए सब लोग सिर्फ शिकार हैं, पर शिदो उसके लिए सबसे स्पेशल है। और कुरुमी शिदो से कहती है कि शिदो ही उसके यहाँ होने की वजह है, उसका मकसद है उसके साथ एक हो जाना और उसे निगल लेना। शिदो तुरंत कहता है तो फिर सिर्फ मुझे ले लो और बाकियों को दुहक मत पहुंचाओ। कुरुमी कुछ देर के लिए सोचती है, लेकिन फिर कहती है कि वो चाहती है कि शिदो अपनी पहले वाली बात वापस ले ले, क्योंकि अब उसे बचाना मुमकिन नहीं। वो कहती है मेरे जैसे घटिया और शैतान इंसान को ना दया मिलनी चाहिए ना बचाया जाना चाहिए। अब अगला सीन बहुत खतरनाक होने वाला है, तो अगर आपको इसके आगे क्या होता है स्टोरी में वो जाने तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट में बताओ ये वीडियो को कैसा लगा। आज के मेरे बस इतना ही। मेरा नाम सासपेट और मैं तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।